चलिए फिर पॉलिटी के आगे का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहां पर हम लोग कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, संगठन और उसके कार्य तथा प्रभावक समूह, साथ ही जनहित जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग विधायिका देख चुके हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में समझा। वहीं राज्य के स्तर पर बिल्कुल विधानसभा और विधान परिषद को वैसे ही समझना है। अब हम लोग विधायिका वाले पार्ट से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा प्रमुख कंपोनेंट था कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अंतर्गत पहले समझ लो, केंद्र के स्तर पर कार्य करता है, जैसे प्रधानमंत्री, वैसे ही उसका मंत्री परिषद रहता है। ऐसे ही जब हम राज्य के स्तर पर जाएंगे तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद नजर आएगा। वहीं कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर पूछा जाए संवैधानिक प्रमुख, मींस जिसको नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं, कार्यपालिका का किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तो राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है वो भी यहीं पर हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और वैसे ही राज्य के स्तर पर नाम मात्र का प्रमुख कौन है? बोले राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है राज्यपाल। बिल्कुल यही अप्रोच रखनी है वहां पर जब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 5 हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 5 में हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है विधायिका वाला पार्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट और फिर जुडिशरी। ठीक है, 3 प्रमुख अंग देखे थे, सेपरेशन ऑफ पावर जब समझा था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आओ शुरू करते हैं कार्यपालिका के बारे में यहां से। ठीक है, कार्यपालिका में जब स्टेट की बात की जाएगी तो आपका भाग 6 मेंशन करना है और संवैधानिक प्रावधान बता देने हैं कि आर्टिकल 153 से 167 तक प्रोविजन आपका संविधान में मिलता है। जब केंद्र के स्तर पर बात करनी है तो पार्ट 5 की चर्चा कर देनी है और अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक 78 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक चर्चा की गई है आपकी केंद्रीय कार्यपालिका की। ठीक है, जब भी देखो कार्यपालिका पर कोई भी टॉपिक आ जाए, चाहे राष्ट्रपति पर आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री पर आ जाए, चाहे आपका मंत्रिपरिषद पर आ जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर आ जाए, तो आपको जो भूमिका बनानी होगी तो भूमिका के दौरान आपके पास में संवैधानिक जानकारी होनी चाहिए और संवैधानिक बहुत आसानी से आप संवैधानिक पहलुओं की चर्चा करते हुए अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को बना सकते हो। क्लियर है? अब कार्यपालिका की थोड़ी संरचना देख लेते हैं। ये समझा दिया है शुरुआत में ही कि केंद्रीय स्तर पर आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, साथ ही कैबिनेट सचिवालय। ठीक है, ये पूरा केंद्रीय स्तर पर पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही राज्य के स्तर पर वहां राज्यपाल दिखेंगे, फिर आपको वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य सचिवालय दिखाई देगा। क्लियर है? और ये आपके आर्टिकल्स हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो विधायिका के स्तर पर नीति का निर्माण होता है, उन्हीं नीतियों को क्रियान्वित करने का, इंप्लीमेंट करने का दायित्व किसके ऊपर होता है? कार्यपालिका के ऊपर होता है। तो केंद्रीय स्तर पर जो नीतियां, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, उनकी जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्रीय कार्यपालिका पर, और राज्य के स्तर पर विधायिका के द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी उनकी जिम्मेदारी राज्य कार्यपालिका के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो रहा है एकदम? अब आते हैं, देखते हैं भैया अपने नाम मात्र के जो हेड होते हैं, संवैधानिक प्रमुख जिन्हें बोला जाता है कार्यपालिका का, वो है राष्ट्रपति महोदय। क्लियर? देखो विधायिका के भी ये अंग है, क्यों? क्योंकि कोई भी बिल अंततः किसके पास साइन होने के लिए जाता है? राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। अब ये आपके कार्यपालिका के भी नाम मात्र के प्रमुख हैं। क्यों है भैया? आओ एक एक करके पहले समझेंगे कि राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। ठीक है, कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख हैं। क्यों बोला जाता है? एक अभी समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा सा जो हम प्रीलिम्स के स्तर पर भी पढ़ते हैं, या यूं कह ले राष्ट्रपति के बारे में बहुत फैक्चुअल अगर क्वेश्चन बना दिया उसने। वैसे तो देखो एक क्वेश्चन आया है यहां पर शक्तियों को लेकर के, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर राष्ट्रपति की एक क्षमा करने की जो शक्ति होती है, आर्टिकल 72 में जो पार्डनिंग पावर उनकी दी गई है, क्षमा करने की जो शक्ति दी गई है, उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा होती है इस टॉपिक के। चलो पहले लेकिन कुछ फैक्चुअल जानकारी जो पीटी के स्तर पर पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर भी लिखने के काम आता है, या फिर मान लीजिए सीधा सीधा कभी दिमाग घूम गया अगर आयोग का, तो फैक्चुअल ही उठाकर पूछ दिया, तब क्या करेंगे? तो जानकारी रिवीजन के तौर पर तो होनी ही चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली होती है वो कैसी होती है? बोले उसके निर्वाचन मंडल में हम लोगों ने पढ़ा है वहां पर कि सारे निर्वाचित सदस्य ही रखे जाते हैं। यहां एक चीज याद रखना है, लिखते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसके निर्वाचन मंडल में जो इलेक्टोरल मंडल होता है उसका, उसमें कभी भी कोई मनोनीत सदस्य नहीं आता है। अर्थात जब संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यूटी के भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्लियर? नो नॉमिनेटेड मेंबर, यहां पर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर उसके निर्वाचन में जो आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्पष्टता हो गई एकदम? फिर मतदान प्रणाली की बात आती है कि भैया वोट कैसे पड़ता है, तो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ही यहां पर कार्य करता है, और वो भी रिप्रेजेंटेशन आपका प्रोपोर्शनल सिस्टम के तहत। ठीक है, आरपीएस जो आपकी प्रणाली है, अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, यही आपकी प्रयोग की जाती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से। तो मतदान कैसे होता है, क्लियर हो गया। अब ये कैसे, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये तो देखो पीटी के स्तर की जानकारी और इतना पूछा भी नहीं जाएगा। फिर यहां पर गुप्त मतदान के माध्यम से होता है, भाई रिवील नहीं किया जाता है किसने किसको वोट दिया है, तो गुप्त मतदान को यहां पर उसका पालन किया जाता है, क्लियर। और विधायकों के और सांसदों के जो मत हैं इनका मूल्य अलग अलग होता है, ठीक। और अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कहां पर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके मामले निपटाए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी विवाद मामले कहां निपटाए जाते हैं, बोले सर्वोच्च न्यायालय में निपटाए जाते हैं। आर्टिकल 71 में ऐसी चर्चा की गई है, ठीक है। ये मतदान से संबंधित कुछ ऐसे फैक्चुअल जानकारी थी। अब राष्ट्रपति पद के लिए अगर योग्यताएं पूछ लिया तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, पहली तो योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और जो न्यूनतम आय है 35 वर्ष। देखो भाई, लोकसभा के लिए कितनी, बोले 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितनी, बोले 30 वर्ष, और वहीं आ गए अब हम प्रेसिडेंट के लिए कितनी, 35 वर्ष, 5-5 साल का अंतर है, ध्यान रखना है एकदम। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, और साथ ही राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई व्यक्ति योग्यता रखता है किसकी, लोकसभा सदस्य बनने की, तो लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं अगर उसके भीतर भी व्यक्ति के भीतर है तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। ये प्रमुख योग्यताएं हैं, ये प्रमुख योग्यताएं जो व्यक्ति के भीतर होंगी वही राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी अपनी ठोक सकता है, क्लियर। अब कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का, 5 साल होता है। क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बार राष्ट्रपति बन गए दोबारा फिर बन सकते हैं वो, तो पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति पात्र होता है। अगर पद रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन बैठा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट साहब इस्तीफा किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट साहब किसको इस्तीफा देते हैं, प्रेसिडेंट को। ये पीटी वाला पूरा नॉलेज है, पूरा पीटी में देखो बहुत अच्छे से इसको किया होगा प्रीलिम्स के स्तर पर, तो वो एक रिवीजन हो रहा होगा राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब इनको जो पदच्युत किया जाता है, पद से हटाया जाता है, तो आर्टिकल 61 हमने पढ़ा कि आर्टिकल 61 के तहत इन पर महाभियोग प्रक्रिया चालू की जाती है। और महाभियोग प्रक्रिया के तहत क्या होता है, प्रोसेस क्या है, मान लीजिए महाभियोग प्रक्रिया पर ही पूछ लिया गया क्वेश्चन कि भैया थोड़ा समझाइए, तो पहले प्रस्ताव जो है ये सीधी सी बात है, सबसे पहले प्रपोजल लाया जाएगा। प्रपोजल आपको बताना है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर किया कि जो प्रपोजल लाया जाता है वो किसी भी सदन में आ सकता है, और उस प्रपोजल पर 1/4 सदन के सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। कितने, बोले सदन के कुल 1/4 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए, तब हम राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के लिए हम कोई प्रपोजल संसद में ला सकते हैं, क्लियर। किसी भी सदन से इसकी शुरुआत हो सकती है। और एक बात है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर कोई प्रपोजल आप ला रहे हो, राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले इसके लिए सूचित करना होगा, ठीक है, ताकि वो अपना भी एक तरीके से मत रख सकें, इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अब यहां पर जब हम लोगों ने संशोधन प्रक्रिया पढ़ी थी तो ध्यान करो, यहां समझे थे हम लोग कि भैया जो संशोधन में राष्ट्रपति को लेकर के जो संशोधन प्रक्रिया कही गई है उसमें वैसे तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होता है ना, जब विशेष बहुमत देखा था तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होता है। यहां पर थोड़ा सा जटिल रख दिया गया है कि टोटल का, कुल का 2/3 यहां पर किया गया है। यहां कहा गया है कि भैया कुल का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया के तहत कोई भी आपका विधेयक आएगा वो पारित माना जाएगा, क्लियर एकदम है, समझ में आया। अगर आप कोई प्रस्ताव ला रहे हो उसको, प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कराना जरूरी है, और कुल का 2/3 है, स्पष्ट रखना है एकदम। और दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर क्या लग जाएगा, महाभियोग लग जाएगा, क्लियर। अब आते हैं, देखो ये तो हो गई पीटी वाली जानकारी, और पीटी वाली क्या है, ये देखो मेंस में भी इसको पूछा जा सकता है, कभी कभी बहुत घनघोर फैक्चुअल क्वेश्चंस बना देता है। तो अब राष्ट्रपति की शक्तियों पर आते हैं। देखो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कहां से है, आर्टिकल 52 में ये कहा गया है भैया राष्ट्रपति एक होगा आपका हेड ऑफ स्टेट जो होगा, लेकिन 53 से इसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं इसकी शक्तियों को लेकर के। इसकी शक्तियों को एक एक करके विभाजित करेंगे, जैसे हम जब भी पढ़ेंगे शक्तियां तो कार्यपालिकीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, ऐसे फ्रेमिंग कर लेनी है, ठीक है। तो कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति की कौन कौन सी होती हैं, इसकी चर्चा कहां पर है स्पष्ट रूप से, आर्टिकल 53 जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की जितनी कार्यपालिकीय शक्ति हैं वो किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिकीय शक्ति निहित होंगी, और ये चर्चा की गई है आर्टिकल 53 में। क्लियर तरीके से याद रखना, जब भी कार्यपालिकीय शक्तियां बताने जाना है तो ये जब आप चर्चा करो इसके साथ में आप आर्टिकल को जरूर बता दो, क्योंकि आर्टिकल बताने से होगा क्या कि आप जो भी बात कह रहे हो उसकी जो प्रमाणिकता है वो संविधान के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहे हो। और पॉलिटी के क्वेश्चन जब भी लिखने हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस को जब भी लिखना है, अगर आर्टिकल्स आप मेंशन कर देते हो तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है, क्लियर, ठीक है। अब मान लो कोई इतना ही लिखे कि सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से निहित या राष्ट्रपति में निहित होती हैं, एक आगे ब्रैकेट में मेंशन कर दे आर्टिकल 53, तो सोचो किसका आंसर बेहतर है ना, समझ रहे हो।
साथ ही ये तो मालूम ही है, भले ही कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन, बोले व्यवहारिक रूप से कौन हेड होता है, मुखिया कौन है कार्यपालिका का, बोले प्रधानमंत्री भैया और उनकी मंत्री परिषद, ये वास्तविक मुखिया होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है और उनके परामर्श से जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, बोले राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी एक कार्यपालिका की शक्ति है और इसकी चर्चा भैया कहां पर है, आर्टिकल 75 यहां मेंशन कर देना है कि पहले देखो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कुछ उच्च पदाधिकारी हैं एग्जांपल के तौर पर जिनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक ध्यान रखना, अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव उसकी पावर्स देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में तीसरी पावर देख रहे हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन है, जैसे राज्यपाल है, और ये सब सलाह पर काम करते हैं। जब हम लोग प्रधानमंत्री की अभी देखेंगे शक्तियां, जब कार्यकाली शक्तियां देखनी है ना प्रधानमंत्री की, तो ये सारी जो हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति भैया जो काम कर रहे हैं, बोले राष्ट्रपति महोदय कार्य किसकी सलाह पर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर कर रहे हैं, तो सब ये लिख देना है, इस मामले में प्रधानमंत्री सलाह देता है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां चाहे एग्जीक्यूटिव है, कतई यादी करने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति की अगर पता है तो बस राष्ट्रपति की पता है, हम लोग लिख तो रहे हैं ये पॉइंट करता है, लेकिन दिमाग में ये रखना है क्या, किसकी सलाह पर करता है, बोले प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति, उसके बाद में कैग की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष, वित्त आयोग एवं अन्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, बोले ये अपॉइंट किए जाते हैं उच्च पदाधिकारी सारे के सारे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्लियर एकदम। जो विदेशी प्रतिनिधि हैं इनकी नियुक्ति और उनको स्वीकार भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्लियर। अब प्रशासनिक कार्य हैं, इनका निष्पादन भी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी प्रशासनिक आदेश आता है, जो भी जारी किया जाता है, किसके नाम से जारी किया जाता है, बोले हेड ऑफ स्टेट के नाम से, भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी प्रशासनिक आदेश है वो जारी किया जाता है। तो प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन, ये सारी कार्रवाइयां किसके नाम से की जा रही हैं, राष्ट्रपति भैया के नाम से की जा रही हैं। तो ये सारी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं। क्लियर हो गई, एकदम स्पष्ट हो गई। इसके बाद दूसरा आपको फ्रेम बनाना है, विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों में क्या क्या लिखना है, देखो भाई, विधायी शक्तियों में पहली है संसद का सत्र बुलाना। संसद का कोई भी सत्र बुलाया जाता है, वो बुलाने का दायित्व किसके ऊपर होता है, बोले बुलाने का दायित्व होता है राष्ट्रपति महोदय पे। बुलाता किसकी सलाह पर है, वो तो अलग है बात, वो तो दिमाग में रखनी ही है। दूसरा स्थगित, देखो ये काट देना, स्थगित नहीं करता है, सत्रावसान करता है। सत्रावसान मतलब एक सत्र खत्म हो जाता है। देखो सत्र को बुलाना और सत्र को अवसान करना, खत्म करना, तो एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट ये दोनों किसके हाथ में होते हैं, बोले राष्ट्रपति भैया के हाथ में होता है। और जो स्थगित है इसको ठीक कर लेना, स्थगन, सत्र को स्थगित करना है, एडजर्न करना है, ये जो होता है लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। ठीक है, फिर लोकसभा को भंग करने का काम ये भी किसका है, राष्ट्रपति का है। और आर्टिकल 85 यहां पर मेंशन कर देना है। ठीक है, और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करती हैं, दिमाग में बात रखनी है चुपके से। ठीक है, फिर उसके बाद में संसद का उद्घाटन सत्र, उसमें भाषण भी कौन देता है, पहला भाषण, मीन संसद का जो उद्घाटन पहला सत्र होता है उसमें भाषण कौन देता है, राष्ट्रपति महोदय भाषण देते हैं। क्लियर। सरकार की नीतियों के बारे में, कार्यक्रम और आगे प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, ये सारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है। फिर संयुक्त अधिवेशन, देखो और क्या विधायी कार्य है, देखो संयुक्त जो अधिवेशन ज्वाइंट सेशन होता है ना, ज्वाइंट सेशन को बुलाने का कार्य कौन करता है। देखो ज्वाइंट सेशन 108 में चर्चा है, आर्टिकल 108 मेंशन कर देना है भाई। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन की बात की जाती है और ये बुलाया जाता है, दोनों ही मतलब संयुक्त रूप से अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा का होता है, बुलाने का दायित्व राष्ट्रपति का होता है, लेकिन अगर इसकी अध्यक्षता पूछा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। विधेयकों पर देखो हस्ताक्षर भी अंतिम रूप से कौन करता है, राष्ट्रपति भैया करते हैं। अब धन विधेयक के मामले में देखो, धन विधेयक कोई भी लाया जाएगा उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा ली जाती है। वैसे सामान्यतः कोई विधेयक आता है तो विधेयक लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट महोदय के पास जाता है, लेकिन धन विधेयक अगर है तो पहले ही प्रेसिडेंट के पास लाया जाता है। इसलिए जब धन विधेयक पारित किया जाता है तो पुनर्विचार का परमिशन नहीं होता है वहां पर। क्यों? क्योंकि आपसे पहले ही देखो यहां पर आपकी अनुशंसा ले ली जाती है। आर्टिकल 110 यहां पर मेंशन कर देना है। ठीक है। फिर अध्यादेश जारी करने की भी तो शक्ति है, एक यह भी तो विधायी अधिकार है, ये तो भूलना ही नहीं है। आर्टिकल 123 क्या कहता है, राष्ट्रपति जो है, कोई विपरीत ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जहां पर अभी सदन सत्र चलना, एक ही सत्र या तो चल रहा है या फिर सदन सत्र नहीं चल सकता है, तो वहां पर क्या है, बोले विवेकाधीन शक्ति होती है यहां पर अध्यादेश जारी करने की। तो राष्ट्रपति वहां पर अध्यादेश जारी करते हैं जो आगे 6 वर्ष प्लस 6 सप्ताह कुल इतना समय होता है। इसके पश्चात उस अध्यादेश को कानून बना दिया जाता है, किसके माध्यम से, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से उसको अगर पारित कर दिया जाता है। क्लियर है एकदम। तो ये उसकी विधायी शक्तियां हैं। तीसरा आते हैं न्यायिक शक्तियों पर। न्यायिक शक्तियों में बहुत महत्वपूर्ण है जो दया याचिका वाली शक्ति है। ठीक है, जो आपकी रिट पिटीशन जैसे डाला जाता है दया याचिका को लेकर के, जैसे मान लीजिए
हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, आपने हर जगह अपील कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, वहां पर मृत्युदंड तक हो गया आपको। अब मृत्युदंड के विरुद्ध भी आप जा सकते हो, कहां? राष्ट्रपति के पास। आप राष्ट्रपति के पास भी दया के लिए याचिका कर सकते हो। अब राष्ट्रपति महोदय चाहें तो आपकी दया याचिका को स्वीकार करें, उस पर सुनवाई करें, और नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, दो मामले ऐसे हुए हैं, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। यहां पर जब भी दया याचिका के मामले में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में, तो हम तो अभी शक्तियां देख रहे हैं, शक्तियों में, न्यायिक शक्तियों में थोड़ा सा मेंशन करना होगा। मान लीजिए यहां राष्ट्रपति की दया याचिका पर आ गया क्वेश्चन, अलग से पूछ दिया गया कि दया शक्तियों के प्रमुख प्रकार जो होते हैं दया याचिका को लेकर के, उनको मेंशन करना है। ठीक है, तब अगर वहां पर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो कुछ एग्जांपल्स याद रखने, एकदम तरोताजा एग्जांपल। जैसे राजीव गांधी वाला एक एग्जांपल याद रखना है। राजीव गांधी वाले एग्जांपल में क्या हुआ था? जो दोषी थे राजीव गांधी की हत्या के, वो कई वर्षों से देखो वहां पड़े हुए थे, ठीक है, जेल में थे, जो भी था उन पर कार्रवाई जो की गई थी, जो भी सजा उनको मिल रही थी, वो अब उन्होंने दया याचिका की कि जितनी सजा उनको मिलनी चाहिए थी, वो ठीक है, उससे ज्यादा तो वो काट चुके हैं जेल में, तो दया याचिका को ये स्वीकार किया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरा एक अजमल कसाब का मामला हुआ, जिसने दया याचिका डाली अपनी राष्ट्रपति के बाद, उसे अस्वीकार कर दिया गया, फिर उसको फांसी दे दी गई। तो दोनों ही मामले हैं, राष्ट्रपति महोदय चाहे दया याचिका को स्वीकार करें, सुने, है ना, चाहे तो नहीं सुने। ये है आपका संविधान में आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत संविधान में यह प्रावधान किया गया है। अब हम पहले देखेंगे कि प्रावधान क्यों किया गया है, उसके साथ में यहीं से जुड़ा हुआ आर्टिकल 161 क्यों याद रखना है? क्योंकि जैसे यहां पर दया याचिका पर निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, राज्य के स्तर पर ऐसे ही दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। बस दो मामलों में थोड़ा सा अंतर है, खाली सुन लो, खाली ताकि लिखने को कभी कंपैरिजन में आ जाए तब भी आसानी से लिख लो। यहां पर हालांकि बता दिया जाएगा, लेकिन सुन लो तो थोड़ा याद रहेगा। देखो, राष्ट्रपति महोदय हर तरीके से माफ कर देते हैं, वो तो ठीक हमने देखा। एक होता है मामला मृत्युदंड का, किसी को मृत्युदंड मिला तो वो राज्यपाल के पास जा सकता है, बोले जा सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड को पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रपति महोदय चाहे तो मृत्युदंड को पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं। ये एक मोटा अंतर है, ठीक है, क्लियर है? मृत्युदंड के मामले पर राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, भले आजीवन कारावास कर दे, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि जो कोर्ट मार्शल के मामले हैं, मतलब सेना से जुड़े हुए जितने मामले होते हैं, कोर्ट मार्शल चलता है जिन पर, उस मामले में भी राष्ट्रपति तो सुन सकता है दया याचिका, लेकिन क्या राज्यपाल सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। ये एक मेजर अंतर है। क्यों? क्योंकि भैया तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन? बोले राष्ट्रपति। बोले तो राज्यपाल भैया तुम कैसे सुनोगे? तो आर्टिकल 161 में यही प्रावधान सारे हैं, ठीक है, यही पर्डनिंग पावर जितनी यहां पर हम लोग देख रहे हैं, जितनी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, ये सारी न्यायिक शक्तियां राज्यपाल के पास भी हैं, जो न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। बस अंतर यहां पर स्पष्ट नजर आता है। क्लियर हो गया? एकदम क्लैरिटी होते चलनी चाहिए, ठीक है, ताकि देखो केंद्र के स्तर पर जो हम कार्यपालिका देख रहे हैं, सेम राज्य के स्तर पर इसलिए डिस्कस कर दी जा रही है ताकि वो भी एकदम क्लैरिटी बनती चले। जैसे विधायिका वहां केंद्र के स्तर पर देखी, तो राज्य के स्तर पर बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ में वो भी डील कर लेनी है, ठीक है। अब आते हैं दया याचिका की जरूरत क्यों है। देखो, अन्यायपूर्ण जो भी सजा है उसके मामले में अंतिम रूप से एक बार राहत और मिल जाती है, साथ ही साथ जो मानवता और करुणा का भाव है, इस करुणा के भाव को भी ये दया याचिका जोड़कर चलती है। क्लियर है? साथ ही और न्यायालय से अगर कानूनी प्रक्रिया की सीमाओं के कारण कुछ कठोर निर्णय दे दिए जाते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति महोदय मानवता और करुणा के आधार पर उन निर्णयों में बदलाव कर सकते हैं, तथा मानवीय और नैतिक प्रकृति के आधार पर भी निर्णय दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो वहां पर जो निर्णय दिए जाते हैं साक्ष्य के आधार पर, बोलते हैं ना कि कोर्ट चलती है सबूत के आधार पर, और यहां पर राष्ट्रपति महोदय जब सुनवाई करेंगे तो कोर्ट साक्ष्य के साथ साथ, कोर्ट तो केवल साक्ष्य पर चलती है, लेकिन यहां साक्ष्यों के साथ साथ मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इस आधार पर यह दया याचिका लाई गई थी। क्लियर? अब दया याचिका पर थोड़ा यहां फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पीसीएस में जब क्वेश्चन बनता है तो दया याचिका के प्रकारों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक एक प्रकार देख लेते हैं। 5 प्रमुख प्रकार हैं। पहली है क्षमा, जिसको बोलते हैं पर्डन। पर्डन मतलब क्षमा, मतलब यह है कि कोई भी आपको सजा मिली हुई है पूरी तरीके से माफ कर सकता है। मान लो मृत्युदंड भी मिला हुआ है, तो राष्ट्रपति को अगर समझ में आ गया तो आपके मृत्युदंड को भी वो पूरी तरीके से माफ कर सकता है। यहीं पर राज्यपाल के पास माफ करने की पूरी तरीके से शक्ति नहीं है। हालांकि वो क्या कर सकता है, मृत्युदंड को आजीवन बदल सकता है, ये कर सकता है, मृत्युदंड को कम कर सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम? पर्डन पहली जो है न्यायिक शक्ति समझ में आई, पहली जो दया शक्ति है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है स्थगन या प्रविलंबन बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्राइव। तो ये शब्द जरूर याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में स्थगन हो सकता है, प्रविलंबन हो सकता है, अलग अलग शब्द लिखे मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर तो रेप्राइव ही मिलेगा। देखो रेप्राइव का क्या मतलब होता है? रेप्राइव का मतलब होता है कि जब कोई सजा किसी को मिली हुई थी, कुछ समय के लिए उसको अस्थायी रूप से टाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी को
सजा मिली है और उसको अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। क्लियर एकदम है? तो होती प्रविलंबन, विलंब कर दिया जाए या विलंब के चलते उसको आगे टाल दिया जाता है। फिर तीसरी है रेमिशन। रेमिशन मतलब परिहार या परिरक्षण भी बोलते हैं। तो रेमिशन का मतलब क्या होता है? देखो, रेमिशन में सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को 10 साल की सजा मिली हुई है, अब उसने दया याचिका डाली कि बहुत टाइम से तो हम कस्टडी में ही पड़े हुए थे मालिक, जज साहब ने हमको कस्टडी में ही रखा बहुत टाइम तक, हम ठीक जुडिशियल कस्टडी में रहे, पहले पुलिस कस्टडी में रहे, तो ऐसे हमको 10 साल की सजा दी, उसमें 5 साल तो हमारे ऐसे ही चले गए, ट्रायल में ही चले गए। तो बोले जज साहब क्या यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? बोले चलो हम रेमिशन लगाते हैं तुम्हारे पर, रेमिशन के थ्रू क्या करेंगे, हम तुम्हारी अवधि जो 10 साल दी गई है इसको 5 साल कर देंगे, क्योंकि 5 साल तुम पहले काट चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेमिशन का प्रयोग किया जाता है कि सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। तुम्हारी 10 साल की सजा कितनी कर दी हमने? 5 साल कर दी। क्लियर हो गया एकदम? फिर चौथी जो दया शक्ति है कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन में क्या क्या है? लघुकरण। देखो कम्यूटेशन में होता क्या है, कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। मतलब क्या है, किसी को अगर मृत्युदंड मिला है तो आजीवन कारावास दे दिया, किसी को आजीवन कारावास मिला हुआ है तो 5 साल की सजा कर दी। ठीक है, तो मतलब नेचर बदल दिया। देखो समझो भैया, तो यहां पर सजा का नेचर बदल दिया जाता है। मृत्युदंड को आजीवन कारावास दे दिया तो नेचर चेंज हो गया ना, तो बस यहां पर नेचर चेंज कर दिया गया। कठोर सजा थी उसको हल्की सजा में बदल दिया, तो वो कार्य किया जाता है कम्यूटेशन के द्वारा, लघुकरण जिसको बोला जाता है। लास्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब होता है विराम या उपशमन भी बोलते हैं। देखो विराम या रेस्पाइट, रेस्पाइट को ध्यान कैसे रखोगे, यहां पर कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे महिलाएं हैं, अब गर्भावस्था में हैं या फिर अस्वस्थ हैं या कोई शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हैं, तो इस आधार पर उन्हें सजा से राहत दी जा सकती है। क्लियर? राष्ट्रपति महोदय देखेंगे अगर कोई महिला है, गर्भावस्था में है या अस्वस्थ है या शारीरिक रूप से अक्षम हो गई है, तो क्या कर सकते हैं, या कोई पुरुष है शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ स्पेशल ओकेजन पर ऐसे वहां पर सजा से राहत दी जा सकती है। रेस्पाइट का एसपी ध्यान रखना है, एसपी का मतलब ही क्या होता है? स्पेशल। ठीक है, तो ऐसे याद भी रहेगा, रेस्पाइट जो है आपका स्पेशल ओकेजन, स्पेशल परिस्थितियों में ही आपकी यह सजा माफ की जाती है। क्या होता है भाई? रेस्पाइट और आपका विराम। तो 5 हो गई प्रमुख। पहला है पर्डन, दूसरा है रेप्राइव, रेप्राइव मतलब होता है टाल देना आगे। रेमिशन मतलब क्या होता है? अवधि को कम कर देना, 10 साल से 5 साल कर दिया। कम्यूटेशन क्या होता है? कठोर सजा को नॉर्मल मतलब बहुत आराम हल्की सजा में, जैसे नेचर चेंज कर देना सजा का। रेस्पाइट मींस स्पेशल, कोई भी अगर आपकी परिस्थिति बन रही है ऐसी तो वहां पर सजा से राहत मिल सकती है आपको। ये होती हैं कुछ राष्ट्रपति की दया याचिका। क्लियर हो गई? किन मामलों में लागू होती हैं? देखो, जहां पर केंद्र के कानून के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है या कोई सैन्य न्यायालय में दी गई सजा, वही कोर्ट मार्शल वाला, और तीसरा है मृत्युदंड के मामले हो राज्य या केंद्र के किसी के भी, इन मामलों में दया शक्ति लागू होती है। ठीक है, उदाहरण कौन सा? ये दोनों उदाहरण देखो पहले ही समझा दिए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय। दया याचिका पर ध्यान रखना, ये दोनों निर्णय हैं, इनको भी कोर्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट में जो मरुराम बनाम भारत संघ का मामला हुआ, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की जो दया शक्ति है ये मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य है। याद रखना, राष्ट्रपति की जो दया शक्ति होती है ये उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, क्योंकि विवेकाधीन शक्ति रहेगी तो पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकता है। ठीक है, निरंकुशता भी दिख सकती है। इसीलिए इस मामले में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति की जो दया शक्ति होती है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, उसकी सलाह से बाध्य होती है, उसका कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मामला जरूर कोर्ट करना है। दूसरा मामला है एपुरु सुधाकर वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार का। इस मामले में कहा गया यदि दया याचिका में भेदभाव तो न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। कहने का मतलब है अगर दया याचिका के तहत अगर मान लीजिए भैया माफ किया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट फिर जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। बोले तो जहां से आए थे यहां गए और फिर से हम वहां पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये साइकिल जो है चलती रहती है। अगर मान लो आधार कुछ भेदभावपूर्ण लग रहा है तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आ सकते हो। तो अपने आप में ये दया याचिका भी एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियर? ये कहां कहा गया है? एपुरु सुधाकर। और कब होती है दया इस पर समीक्षा? जब दया याचिका भेदभावपूर्ण लगती है। क्लियर है? ये तय कौन करेगा? न्यायालय तय करेगी। ठीक, समझ में आया? तो ये एक तरीके से समझा जाए तो दया याचिका को भी निरंकुश ना बनाया जाए, इस संदर्भ में ये आपका प्रावधान, ये निर्णय आया है, इसको देखना चाहिए। फिर राज्यपाल से जब तुलना की तो हम लोगों ने समझ लिया पहले ही कि राज्यपाल को लेकर के आर्टिकल 161 है, राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 72 दिखाई देता है। अधिकार क्षेत्र देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के संदर्भ में केंद्र के अधीन अपराध होंगे, यहां राज्य के अधीन जो अपराध होंगे वहां पर लागू होगी। मृत्युदंड के मामले में यहां माफ करने का पूर्ण अधिकार है, यहां केवल परिवर्तन कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है। सैन्य न्यायालय में यहां पर लागू होंगे सैन्य न्यायालय वाले मामले, सॉरी यहां राष्ट्रपति में, और ये राज्यपाल के मामले में सैन्य न्यायालय के मामले या कोर्ट मार्शल के मामले जो होते हैं, इस मामले में आप दया याचिका
के लिए नहीं जा सकते हो। परामर्श देखो भैया, परामर्श जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लेता है और ये राज्य के मंत्रिपरिषद से लेता है। यही प्रमुख अंतर है, मोटा मोटा हम लोग समझ चुके हैं। अब इसकी सीमाएं थोड़ी सी देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है? देखो, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है, ठीक है, क्लियर। पहली लिमिट क्या है? पहली लिमिट तो यही लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होकर के कार्य करेगा। दूसरा, राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप ज्यादा रहता है तो इससे इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। याचिकाओं पर निर्णय लेने में बहुत अधिक विलंब होता है। जो बहुत दिनों से दया याचिकाएं भी पेंडिंग पड़ी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऐसे दया याचिकाएं भी बहुत समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बहुत विलंब हो जाता है, दया याचिका पर सुनवाई नहीं होती है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके चलते क्या होता है, देखो भैया, किसी को मान लीजिए फांसी दी गई, फांसी के बाद अगर दया याचिका पर भी विलंब रहेगा, मान लीजिए 5 साल लग गए दया याचिका पर सुनवाई करने में, तो भैया कब उसको फांसी दी गई थी हत्यारों को? दया याचिका में 10 साल हो गए, तब से दया याचिका पर विलंब पड़ा हुआ है, तो वो भी तो एक तरीके से देखा जाए अन्याय ही है ना। तो इसी संदर्भ में कभी कभी देखा होगा माफ कर दिया जाता है, जैसे राजीव गांधी के हत्याकांड में जो लोग थे इन्हें इसी कारण से माफ कर दिया गया, ठीक है, ये निर्णय लेने में जो बहुत अधिक विलंब हुआ है। फिर न्यायपालिका इसकी सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ये भी एक लिमिटेशन के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि हम लोगों को लिमिटेशन के रूप में नहीं देखना है, हमें कैसे देखना है, जो न्यायिक एक तरीके से संयम है, संयम बना रहेगा। जो आपका कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, इसकी निरंकुशता नहीं स्थापित होगी, या यहां पर पक्षपात या किसी तरीके का दबाव नहीं स्थापित किया जा सकता है। जो भी निर्णय दया याचिका के अंतर्गत लिया जाएगा उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा, आधार बहुत ही निष्पक्ष रखे जाएंगे। क्लियर है, समझे बात को? तो इस आधार पर देखो, जो न्याय दया याचिका है राष्ट्रपति की, इसकी चर्चा होती है, और दोनों देख ली, राज्यपाल की भी और उसकी भी। और ये न्यायिक शक्तियां थी, कौन सी? 3 शक्तियां देख ली। 3 शक्तियों के अंतर्गत ही एक पार्ट कवर कर लिया धीरे से, ठीक है। राष्ट्रपति की हम लोगों ने पहली शक्ति कार्यकारी देखी, दूसरी विधायी देखी, तीसरी न्यायिक शक्ति देखी, चौथी देख रहे हैं अब हम सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति की बात की जाती है तो तीनों जो सेनाएं होती हैं उनका सर्वोच्च कौन होता है? बोले सर्वे सर्वा होता है, थल सेना हो चाहे वायु सेना हो चाहे नौ सेना हो, तीनों सेनाओं का सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के हेड है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से, ठीक है। युद्ध और शांति की घोषणा भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये हो गई उसकी सैन्य शक्तियां। चौथा आते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स, देखते हैं कूटनीतिक शक्तियां। देखो, कूटनीतिक शक्तियों में देखा जाए तो अनेक राष्ट्र हैं, वहां पर जो डिप्लोमेट्स होते हैं, भारतीय डिप्लोमेट्स की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति विदेशी जो देश हैं इनके राजदूतों के प्रमाण पत्र भी स्वीकार करते हैं, ठीक, क्लियर। तो उनके जो विदेशी राजदूत होते हैं उनके सर्टिफिकेट भी कौन स्वीकार करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जितनी अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं या समझौते होते हैं उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो हमारे हेड ऑफ स्टेट के होते हैं, क्योंकि हम कैसे राष्ट्र हैं? रिपब्लिक राष्ट्र हैं, क्लियर है। तो किसके होंगे? बोले साइन, बोले राष्ट्रपति महोदय के होंगे। तो ये उसकी डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, क्लियर। अब एक आते हैं आपातकालीन शक्तियां। देखो भैया, इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी होती हैं? 3 तरीके की इमरजेंसी हमारे यहां लगती हैं, कौन कौन सी? बोले पहली है राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है प्रेसिडेंशियल रूल जिसको बोलते हैं राज्य आपातकाल, तीसरी भैया वित्तीय आपातकाल। अब पहली जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, क्लियर है। 3 आधार होते हैं, बोले हाँ। और इसकी चर्चा संविधान में किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 352 के तहत। अब यहां पर भैया ये इमरजेंसी जो लगाई जाती है इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब दूसरा 356, इसका तो भैया बहुत दुरुपयोग होता है, क्योंकि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसकी विफलता के आधार पर ही उस राज्य में उस विधानमंडल को खत्म कर दिया जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ये कौन बताता है? वहां मौजूद राज्यपाल भैया बताते हैं। और इस पर लगातार डिस्प्यूट होता है कि राज्यपाल की मनमानी पहले चलती थी तो लगातार राज्यों में क्या होता था भैया? लगातार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था, क्योंकि राज्य यहां से कमजोर होता है, केंद्र मजबूत हो जाता है। तो दूसरा है प्रमुख जो राज्य आपातकाल बोलते हैं या फिर प्रेसिडेंशियल रूल बोला जाता है, आर्टिकल 356 के तहत जो लागू किया जाता है। दूसरा क्लियर हुआ। तीसरी आपातकालीन शक्ति है वित्तीय आपातकाल की। देखो, आर्थिक स्थिरता को जब लगता है खतरा है तो केंद्र के पास वित्तीय नियंत्रण का दायित्व हो जाता है, अधिकार हो जाता है। यह घोषणा भी राष्ट्रपति करेंगे वित्तीय आपातकाल की, जिसकी चर्चा आर्टिकल 360 में की गई है। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की सारी शक्तियां क्लियर हो गई। कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य, आपातकालीन, कूटनीतिक, ऐसे ही देखो फ्रेमिंग कर लेनी है। जब भी शक्तियों पर प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको ध्यान रखना है, ऐसे फ्रेम करना है। फ्रेम करके एक एक पार्ट्स पर जितने पॉइंट्स बताए गए हैं वो डिस्कस कर लेने हैं विद आर्टिकल्स, ठीक है। अब राष्ट्रपति की जो भूमिका है इसको जब आप इन शक्तियों पर लिख लोगे, इसके बाद जब कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में बताना है, भले ही राष्ट्रपति संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख नजर आता है, लेकिन फिर भी संकट की स्थिति में एक संतुलनकारी और विवेकशील व्यक्ति के रूप में कार्य करता है।
इसके कारण होता क्या है, शासन की निरंतरता, स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। याद रखना, ऐसे भारी भरकम शब्द शासन की निरंतरता, स्थिरता और निष्पक्षता, ये शब्द जब दिखाई देंगे और अंडरलाइन आप करोगे तो आपका कंक्लूजन भी थोड़ा सा दमदार हो जाता है, ठीक है। या फिर पंडित नेहरू जी का आप स्टेटमेंट भी यहां पर कोट कर सकते हो। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो होता है ना, देश की आत्मा के प्रतीक हैं, जो दलों से ऊपर उठकर भारतीय गणराज्य की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जो भारतीय गणराज्य है, इसकी यूनिटी का रिप्रेजेंट, इसकी यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय। तो ये देश की आत्मा के प्रतीक हैं, जो किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय गणराज्य की, इंडियन रिपब्लिक की जो एकता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये पंडित नेहरू जी का कहना था राष्ट्रपति के बारे में। क्लियर, एकदम समझ में आया। कहने का मतलब यही था उनका कि भले ही नाम मात्र के प्रमुख दिखाई दे रहे हैं कार्यपालिका के, लेकिन उनकी संवैधानिक जो विवेकशीलता है, उनकी जो संवैधानिक विवेकशीलता, याद रखना, संविधान में जो विवेकाधीन अधिकार है उनके पास, संकट की स्थिति में, हंग असेंबली की स्थिति में जो उनके विवेकाधीन शक्तियां नजर आती हैं, वो और उनका नैतिक अधिकार लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो नेहरू जी का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप बता सकते हो, कोट कर सकते हो कि नहीं, जब कंक्लूड करोगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में या राष्ट्रपति की भूमिका जब लिखने जाना है। बताओ भैया, इससे दमदार मजेदार तरीका हो सकता है लिखने का क्या? क्योंकि राष्ट्रपति की भूमिका जब बताओगे तो आप, शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि जो संवैधानिक पहलू हैं, इसके चाहे निर्वाचन की बात हो, चाहे इसकी योग्यताओं की बात हो, वो सारी चीजें देख ली। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां, उसको हम लोगों ने भिन्न भिन्न फ्रेमिंग में बांट कर देख लिया कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी, सब कुछ वो क्लियर हुआ। उसके बाद जब कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में नेहरू जी का जो स्टेटमेंट है उसको आप समझ सकते हो कि संवैधानिक नैतिकता और नैतिक आपका जो मार्गदर्शन है, यानी कि नैतिक अधिकार है, ये लोकतंत्र को संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ये तो बहुत स्पीड से होगा, उपराष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है। तो उपराष्ट्रपति को देखने के लिए समझो, यहां पर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जब भी लिखने के लिए आएगा तो आपको पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या है, संवैधानिक स्थिति बता देनी है। आर्टिकल 63 से शुरुआत होती है, उपराष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है और आर्टिकल 70 तक उल्लेख मिलता है इनके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जब योग्यताएं बतानी है तो योग्यताएं बिल्कुल वैसे ही कि भारत का नागरिक, 35 वर्ष उम्र, और राष्ट्रपति से डिफरेंस कहां पर है, यहां पर है क्या, वहां पर लोकसभा बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, यहां पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा सदस्य की योग्यता बनना रखता हो वो, ठीक है। उसके बाद में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। बाकी बिल्कुल सिमिलर योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति की हैं, बस अंतर यहां पर आ जाता है कि वहां जैसे लोकसभा के लिए है सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, और यहां पर राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। क्लियर। निर्वाचन में क्या है, यहां निर्वाचन मंडल में थोड़ा सा अंतर है। वहां क्या है, वहां सारे ही निर्वाचित सदस्य होते हैं और यहां पर संसद के सभी सदस्य शामिल हो जाते हैं। मींस यहां संसद के ही केवल सदस्य, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल था उसमें संसद के थे, विधानमंडल के थे, यूटी के थे, लेकिन सारे कौन थे, सारे निर्वाचित थे। उपराष्ट्रपति में ध्यान रखना है, निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत हैं, लेकिन केवल संसद के सभी सदस्य रहेंगे, ठीक है। और जो प्रणाली है आपकी, वो आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत ही होगी या एकल संक्रमणी मत पद्धति, मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा ही यहां भी निर्वाचन किया जाएगा उपराष्ट्रपति का। कठिनाई है नहीं है, राष्ट्रपति के साथ डिफरेंशिएट करते हुए याद करते चलना है, ताकि अगर उपराष्ट्रपति पर प्रश्न आता है उसकी भूमिका पर, शक्तियों पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर आप ये संवैधानिक जानकारी, जो संवैधानिक उल्लेख है इसके बारे में, वो बता सको। कार्यकाल जैसे 5 वर्ष होता है और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है। फिर जो पदच्युत होता है, हमने देखा कि जब उपराष्ट्रपति हटाया जाता है तो याद करो राज्यसभा की, याद करो अगर रिवीजन चल रहा होगा, राज्यसभा की विशेष शक्तियों में एक शक्ति थी आर्टिकल 67, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाता है, केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। मींस शुरुआत कहां होगी, राज्यसभा से होगी, लोकसभा की तो सहमति ली जाती है, ठीक है, समझे। तो इसको उपराष्ट्रपति को जो हटाया जाएगा उसका प्रस्ताव कहां आएगा, राज्यसभा में आता है। क्लियर एकदम हो गया, उपराष्ट्रपति को लेकर के एकदम क्लैरिटी हो गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी है वो हो चुकी है। अब शक्तियां, उपराष्ट्रपति की भूमिका जब आएगा तो दो भागों में यहां बांटकर देख लेना है कि उपराष्ट्रपति हमारे महोदय जो हैं दो रूपों में कार्य करते हैं। एक तो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में। देखो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मींस जो उपराष्ट्रपति के पद पर जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो आपका सीधा राज्यसभा का सभापति हो जाता है। क्लियर है। तो राज्यसभा के स्थायी सभापति हैं और राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व किसके पास होता है, उपराष्ट्रपति के पास होता है। और आपकी राज्यसभा में जो संसदीय समितियां हैं इनके गठन की भूमिका कौन निभाता है, बोले ये भी आपके सभापति महोदय मींस उपराष्ट्रपति निभाते हैं। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इनकी क्या भूमिकाएं हैं ये क्लियर हुई। दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। देखो भाई
आर्टिकल 65 में ये चर्चा की गई है कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, राष्ट्रपति महोदय विदेशी यात्रा पर जा सकते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय की अकस्मात कुछ निधन हो गया या उन्हें अस्थायी रूप से कहीं कार्य करने में अक्षम हो गए, ठीक है, किसी भी अक्षमता के कारण, तो इन सभी स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति भैया कार्य करते हैं। आर्टिकल 65 में यह चर्चा की गई है कि उपराष्ट्रपति भैया कब कब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, यह आर्टिकल 65 में बताया गया है। ठीक है, स्पष्ट हुआ एकदम। कुछ लिमिटेशंस बताई जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति के समान यहां पर उपराष्ट्रपति भैया को बहुत अधिक अधिकार नहीं है, इनके पास राज्यसभा तक बहुत सीमित अधिकार पाए जाते हैं, पहला हो गया लिमिटेशन। दूसरी, ये मात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही रहते हैं, अन्य स्थितियों में तो हमेशा राष्ट्रपति ही अपने पद पर रहते हैं, तो ये कार्यवाहक के रूप में ही खाली कार्य करते हैं, अन्यथा ये केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम। उसके बाद में जो कार्यपालिका के रूप में भी इनकी बहुत सीमित भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालिकी शक्ति किसके पास है? बोले वो तो राष्ट्रपति के पास है नहीं, वो तो प्रधानमंत्री और जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके पास में है। जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास ही शक्तियां नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या ही शक्तियां होंगी, तो बहुत सीमित भूमिका होती है। ठीक है, तो इस आधार पर कुछ लिमिटेशन ही बताई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हैं हमारे प्रधानमंत्री। अब आ चुके हैं हम लोग वास्तविक प्रमुख पर। वास्तविक प्रमुख कौन है? बोले प्रधानमंत्री भैया हमारे वास्तविक प्रमुख हैं। आओ अब देखते हैं एक एक करके। इंट्रोडक्शन जब देना होगा तो इंट्रोडक्शन में इनका संवैधानिक आधार बताना पड़ेगा, तो भैया संवैधानिक आधार बताया, आर्टिकल 74 और 75 की चर्चा कर देनी है, जहां पर 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता के अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति भैया कोई भी कार्य करेंगे उसमें प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह जो है जरूरी होगी। अब यहां डिबेट होती है, डिबेट ये होती है कि ये जो सलाह दी जाएगी ये बाध्यकारी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसी पर हमारा 42वां संविधान संशोधन आया इंदिरा गांधी के समय। इन्होंने कहा कि जो भैया यहां सलाह तुमको मिल रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से, ये राष्ट्रपति भैया तुम्हारे लिए बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। कैसी है? बोले बाइंडिंग है। तो यहीं पर बोला गया अगर ये बाइंडिंग है, एक सेकंड रुकना, हाँ, तो ये बोला गया अगर ये बाइंडिंग है तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो अब ये बाइंडिंग मतलब कोई भी अगर विधेयक जाता है तो सीधा सीधा जो सलाह दे दी जाएगी, जो आप सहायता मांगी जाए वो एकदम माननी पड़ेगी राष्ट्रपति को। तो भैया ये तो निरंकुशता एक तरीके से हो सकती है। तो बोले 44वां संविधान संशोधन आता है। 44वें संविधान संशोधन में कहा जाता है देखो चलो राष्ट्रपति भैया तुमको एक बार परमिशन दिया जाता है, कोई विधेयक आएगा एक बार आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो, लेकिन अगर दोबारा कुछ संशोधन किया या नहीं किया वो तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। दोबारा अगर आपके पास भेज दिया गया वही विधेयक तो दोबारा आप बाइंडिंग रहेगा आपके ऊपर, सलाह जो भी सहायता होगी फिर आप क्या है पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन के बाद थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया गया है। क्लियर है? और ये चर्चा कहां पर है? आर्टिकल 74 में। फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति और जो शपथ है किसके अधीन? बोले राष्ट्रपति के अधीन लेता है प्रधानमंत्री। आवश्यक शर्त के तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा या गठबंधन का या बहुमत दल का वो नेता जो चुना जाएगा, ठीक है, वही आपका प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, स्पष्ट एकदम। कार्यकाल इसका तब तक रहता है जब तक लोकसभा में उसका विश्वास रहता है, जो सरकार होती है जब तक वो विश्वास मत में रहती है तब तक उसका कार्यकाल रहता है और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्लियर? अब थोड़ी संवैधानिक स्थिति देखते हैं प्रधानमंत्री की। सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस समझने सुनने वाली बातें रह गई हैं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन? बोले प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का नेता कौन? प्रधानमंत्री। संसद में बहुमत का प्रतिनिधि कौन? बोले प्रधानमंत्री। जितनी भी नीति निर्माण हो रहे हैं केंद्रीय स्तर पर उसके केंद्र में कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर रहता है। एक भी ऐसी बात है जो संवैधानिक स्थिति नहीं क्लियर है तो प्राइम मिनिस्टर का जब रोल बताना होगा, भूमिका बतानी होगी, तो आप बता पाओगे पहली भूमिका क्या होती है? बोले पहली तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके बीच का एक संवैधानिक माध्यम होता है। ठीक है, बोले ये प्राइम मिनिस्टर है, ऊपर प्रेसिडेंट है भैया, इधर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। क्लियर? कोई प्रेसिडेंट अगर सलाह मांगता है, राय मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर को देनी पड़ती है और प्राइम मिनिस्टर भैया कोई सलाह अगर देते हैं तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से मिलकर के तो प्रेसिडेंट को वो माननी पड़ती है। क्लियर? तो बीच में माध्यम का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री भैया करते हैं। क्लियर है? और मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? बोले वह भी प्रधानमंत्री होते हैं। हमने देखा है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो मंत्रिपरिषद आपकी सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा के प्रति होती है। क्लियर? और लोकसभा का नेता कौन? बोले सदन का नेता कौन लोकसभा का? बोले प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की भूमिका है, आपको बतानी है। पहली आपने बताई, दूसरी उसके बाद बतानी है नीति निर्माण के केंद्र के रूप में। देखो देश की जो भी आंतरिक है, आर्थिक है, चाहे विदेशी नीतियां हैं, ये सारी निर्धारित की जाती हैं राष्ट्रीय स्तर पर और इसके केंद्र में कौन रहता है? नीति निर्माण के केंद्र में कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। इसी के माध्यम से सारे मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करके ही किसी राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाता है।
ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर सभी विभागों, सभी मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित हो सके, इस संदर्भ में आपका प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण रोल रहता है। दूसरा रोल क्लियर हुआ। तीसरा रोल है प्रशासनिक समन्वय का, मींस प्रशासन में समन्वय बना रहे। इसके शीर्ष स्तर पर कौन है? प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। प्रशासनिक ढांचे में शीर्ष स्तर पर कौन बैठा हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। तो जितने मंत्रालय हैं, विभाग हैं, सभी में सहयोग, सूचना या साझाकरण, दक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। ठीक है, संसद के नेता कौन है? बोले प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार के प्रमुख नेता के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक, फिर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य या भी प्रधानमंत्री, क्योंकि 75 आर्टिकल हम देखते हैं जहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं पहले, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? बोले प्रधानमंत्री भैया की सलाह पर करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगला रोल समझ में आया। फिर विदेश की नीतियां या अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व, बोले जितनी विदेशी नीतियां हैं या अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व, बोले होता तो राष्ट्रपति के नाम से है, परंतु सलाह कौन दे रहा होता है? चाहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो, संधियां हो, यहां भी भारत को प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होता है? भारत का रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है? बोले भले ही हम हेड ऑफ स्टेट के रूप में राष्ट्रपति को देखते हैं, परंतु पूरा कार्य किसके अधीन, किसकी सहायता के अनुसार हो रहा होता है? प्रधानमंत्री के अनुरूप हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे संघ का वास्तविक जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन? बोले प्रधानमंत्री। ठीक है, अब प्रमुख शक्तियां जब देखने जाएंगे तो कार्यपालिकी शक्तियां, कार्यपालिकी वैसे ही तोड़ना है जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां देखी थी, कार्यपालिकी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, ये सारी शक्तियां यहां भी देख लेनी है। जैसे अब कार्यपालिकी जब शक्तियां देखने जानी है तो बताना है कि जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, मंत्रालयों के बीच समन्वय वो भी आपका प्रधानमंत्री के द्वारा, विभिन्न समितियां उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा सामान्यतः की जाती है। तो जो प्रमुख कार्यपालिकी शक्तियां हैं, वास्तविक व्यवहारिक रूप में अगर कोई हेड होता है, वास्तव में सत्ता के केंद्र में होता है, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, सही मायने में सत्ता को भोगने वाला व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री है। फिर विधायी शक्ति की बात की जाती है तो हमने पढ़ा वहां पर पीछे कि सदन सत्र बुलाने का, अवसान करने का, लोकसभा भंग करने का अधिकार तो है किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में है। लेकिन इस यहां पर याद रखना है, ये सारा कार्य जो राष्ट्रपति कर रहा है किसकी सलाह पर कर रहा है? यहां स्थगन की जगह कर लेना सत्रावसान। ठीक है, पीछे सही कराया था। बोले ये सारा कार्य किसकी सलाह पर कर रहा है? बोले कर रहा है प्रधानमंत्री, पीएम साहब की सलाह पर। ठीक, क्लियर, पीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य। पीएम मतलब वही मंत्रिपरिषद, मतलब प्रधानमंत्री ऐसा समझ लो, क्योंकि नेता वहां का कौन है? बोले प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी सलाह पर ही कार्य करता है। तो जितना विधायी कार्य हो रहा है किसकी सलाह पर, किसकी उंगलियों पर हो रहा है? प्रधानमंत्री की उंगलियों पर हो रहा है। ठीक, फिर संसद में सरकार की नीतियों की रक्षा कौन करता है? प्रधानमंत्री। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में केंद्रीय भूमिका रहती है। वहीं किसी भी विधेयक का नेतृत्व करना हो या उसको प्रस्तुत करना हो, उसमें प्रमुख रोल रहता है किसका? प्रधानमंत्री जी का। तो ये विधायी शक्तियां हैं। कार्यकारी शक्तियां क्लियर हुई, विधायी शक्तियां क्लियर हुई। विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां देखी थी ना, वहां पर बस याद रखना है कि विधायक स्तर पर, मतलब विधायन स्तर पर जितनी शक्तियां राष्ट्रपति की हैं वो सब प्रधानमंत्री की सलाह पर हैं, मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, फिर वित्तीय शक्तियां जब देखनी है तो जब वित्तीय शक्ति में आना है तो बजट निर्माण और प्रस्तुतिकरण पर आना है। इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? प्रधानमंत्री जी का होता है। ठीक है, या मंत्रिपरिषद का होता है। जो आर्थिक नीतियां हैं या वित्तीय दशा कैसी रहने वाली है, इसकी दिशा और दशा को कौन तय करता है? इसका निर्धारण भी प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। अब वही नीति आयोग की बात की जाती है। फिजिकल जो आपका फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है राजकोषीय संघवाद का। अब ये नीति आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई वित्तीय शक्तियां इनकी। आपातकालीन शक्तियां, तो आपातकालीन शक्तियों में भी सलाह कौन देता है राष्ट्रपति को? बोले सलाह देते हैं प्रधानमंत्री जी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, समझ में आया? तो इनकी सारी शक्तियां तैयार, अगर राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ ली तो प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शक्तियां आएंगी, कतई कठिनाई नहीं होगी लिखने में, चुटकियों में लिख दोगे। चुनौतियां क्या है? देखो, चैलेंजेस बहुत आसान है। आज के समय देख रहे हो ना कि प्राइम मिनिस्टर जी का जो रोल है वो किसी सत्ता से ऊपर उठ करके व्यक्ति के केंद्रित हो चुका है। ठीक है, एक पद जो है व्यक्ति में केंद्रित हो चुका है। बस यही एक बहुत बड़ी समस्या है सेंट्रलाइजेशन की, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया है। जबकि सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर स्थापित करनी है तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन चुनौती हमारे सामने यह है कि प्रधानमंत्री पद को इतना मजबूत रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई बेहतर वक्ता या शक्तियों को बेहतर ढंग से संचालित जो कर लेता है ना, तो इस आधार पर शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है शक्तियों का। तो ये जो शक्तियों का केंद्रीकरण है, इस संदर्भ में जो पीएमओ में है ज्यादातर शक्तियां, बोलते हैं ना आज के समय सबसे पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ जैसे ही मजबूत होता है, अन्य जो मंत्री हैं, अन्य मंत्रालय हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो स्वायत्ता है वो घट जाती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, केंद्रीकरण की बढ़ती समस्याएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है संघीय असंतुलन। देखो, फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बिगड़ रहा है? बिगड़ ऐसे रहा है कि जब राज्यों के साथ में, जब केंद्र बहुत मजबूत हो जाएगा, पीएमओ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा,
तो आप समझिएगा, प्रधानमंत्री मतलब केंद्र के स्तर पर जब सत्ता बहुत मजबूत हो जाएगी तो जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है राज्यों की ऑटोनॉमी कमजोर होगी। अब राज्यों से पर्याप्त परामर्श ही नहीं लिया जाएगा तो ये आपका संघीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर राजनीतिक दबाव, देखो भैया राजनीतिक दबाव कैसे, जो गठबंधन की सरकारें हैं इसमें निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। निर्णय प्रक्रिया इसलिए धीमी हो जाएगी क्योंकि गठबंधन में समझिए अलग अलग सरकारें हैं, भिन्न भिन्न उनके मत हैं, भिन्न भिन्न उनके पक्ष हो सकते हैं। उन सारे पक्षों को अगर ध्यान में रखा जाएगा और नहीं ध्यान में रखा जाएगा तब भी विलंब देखने को मिलेगा। तो ये एक राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है। पारदर्शिता सीधी सीधी कम हो जाती है क्योंकि नीति निर्माण के स्तर पर जन भागीदारी बहुत सीमित कर दी जाती है, जिससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं मेंटेन हो पाती है, अधिकारों का भी दुरुपयोग हो सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को खत्म कैसे किया जाए, देखो एक एक करके। जो केंद्रीकरण है इसमें आप सामूहिक उत्तरदायित्व ला सकते हो। सामूहिक उत्तरदायित्व को मजबूत किया जाएगा तो जो केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन है उससे विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। सहयोगी संघवाद, हमने देखा ना कि संघवाद ढांचा, संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है, इसमें सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसमें जो पॉलिसी मेकिंग है इसमें राज्यों की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसको लेकर अनेक प्रयास हो रहे हैं, जैसे भैया नीति जो आयोग है इसको इंट्रोड्यूस करो, जीएसटी काउंसिल है इसको इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। स्टेट के लेवल पर एक शब्द सुना होगा पैरा डिप्लोमेसी का, तो पैरा डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट आप लागू कर सकते हो जिसमें राज्यों की सीधे भागीदारी निर्धारित की जाती है, ठीक है। राज्य प्रत्यक्ष रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पैरा डिप्लोमेसी, क्लियर। फिर पारदर्शी शासन, पारदर्शी शासन कैसे स्थापित कर सकते हैं, देखो भाई ई गवर्नेंस है, यहाँ पर कई सारे तकनीकी और टूल्स हैं, तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हुए हम ई गवर्नेंस जैसे पहलू लागू कर सकते हैं शासन में। तो शासन को हम गुड गवर्नेंस बना सकते हैं, तो हम पारदर्शी शासन को स्थापित कर सकते हैं। फिर संस्थागत सुधार, जैसे पीएमओ को थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। बहुत पीएम फंड जैसे आया, पीएम केयर फंड आया, इसको अकाउंटेबल नहीं, इस पर बहुत प्रश्न चिन्ह उठे। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आरटीआई के दायरे में अगर ले आया जाए इसको, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आप तरीके अपना करके संस्थागत सुधार कर सकते हो और पीएमओ को अकाउंटेबल बना सकते हो। जिससे अंततः होगा क्या, अंततः होगा ये कि लोकतांत्रिक जो मूल्य है हमारी शासन व्यवस्था के वो बने रहेंगे, जो हमारा संघात्मक ढांचा है वो मजबूत होगा, जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भाव है वो स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट हो गया एकदम, वे फॉरवर्ड में कैसे जाना है इसको लेकर के, टॉपिक को लेकर के, क्लियर। अब आते हैं मंत्रिपरिषद पर। देखो भाई जब प्रधानमंत्री देख लिया तो उसके साथ मंत्रिपरिषद छुपा थोड़ी ना था। मंत्रिपरिषद में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका जो संवैधानिक आधार है वो तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 है, ये तो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया होगा एकदम। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके संरचना स्ट्रक्चर देख लें मंत्रिपरिषद का। देखो ये पूरा जो मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें केंद्र में कौन है, केंद्र में नजर आ रही है कैबिनेट, और कैबिनेट जो होता है यहीं पर मंत्रिपरिषद के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं और यही सारे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। पॉलिसी मेकिंग का जो काम होता है उसके केंद्र में कौन है, वही कैबिनेट है, और सबसे महत्वपूर्ण रोल इसी का होता है। इसके आसपास जो परिधि में दिख रहा है ना ये हो गया राज्य मंत्री, कौन है बोले, ये राज्य मंत्री। राज्य मंत्री बेसिकली यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं, इनको कुछ स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, कैबिनेट में आपके वित्त मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में बोले वित्त मंत्री ब्रैकेट में लिखा होगा स्वतंत्र प्रभार, कभी भी देखना कोई नाम पढ़ना तो जहां पर वित्त मंत्री होंगे, जो कैबिनेट मंत्री होंगे, और जो उनको राज्य मंत्री होंगे मतलब ब्रैकेट में उनके लिखा होगा वित्त मंत्रालय होगा लेकिन स्वतंत्र प्रभार लिखा होगा, अर्थात ये कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह के लिए होते हैं। इसके साथ कुछ उपमंत्री भी होते हैं, मींस ये राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के लिए होते हैं। जैसे इन राज्य मंत्री की सलाह के लिए कुछ उपमंत्री, जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, ठीक है, वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाती है। और ये पूरा मिलाकर बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केंद्र में रहता है सबसे मजबूत कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट क्लियर हुआ। और ये कैबिनेट का प्रत्यक्ष कहीं उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन होता है, सॉरी 44वां, ठीक है, 42वें के बाद 44वां आता है, तो वहां कहा जाता है कि कैबिनेट के द्वारा भैया जो सलाह दी जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति भैया को वो माननी पड़ती है। और वो आपको क्या है वहां पर है या 356 में, हाँ 356 में है शायद, सॉरी 356 में ये कहा गया है कि कैबिनेट, नहीं यार कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, एक बार को इसको क्लियर कर लेना कि आर्टिकल 356 में है या 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है, ये थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है, इसको देख करके कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। चलो फिर इसको देख लेना कि कैबिनेट का उल्लेख कहां पर है, ये क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं आ रही है, या कमेंट में बता देना, आप लोग बता देना यार, थोड़ा अभी कंफ्यूजन है थोड़ा, ठीक है। अब देखो उसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद और कैबिनेट को लेकर के। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में अंतर क्या है, एक पहला तो अंतर है सदस्यों को लेकर के। एक बड़ा भाग हमने देखा वो मंत्रिपरिषद कहलाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें 60 से 80 सदस्य होते हैं। अब उसमें ही एक छोटा सा भाग है कैबिनेट, फिर है आपके जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, राज्य मंत्री, और फिर बाहर होते हैं आपके उपमंत्री होते हैं जो, क्लियर। तो कैबिनेट में आपके मात्र 25 से 30 ही वरिष्ठ मंत्री होते हैं। इनका रोल क्या होता है बोले, सभी मंत्रियों का सामूहिक रूप से होता है जिम्मेदारी, और यहां पर निर्णय लेने की एक वास्तविक इकाई होती है जो कैबिनेट होती है। फिर इनकी प्रकृति सलाहकारी रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राज्य मंत्री उपमंत्री सारे आ जाते हैं, और इनके जो निर्णय रहेंगे शक्तिशाली और निर्णायक रहते हैं। बैठकें इनकी श्योर नहीं है, कोई नियमितता नहीं रहती है, लेकिन
भैया कैबिनेट की बैठकें जो होती हैं नियमित होती हैं और साप्ताहिक बैठकें होती रहती हैं इनका इंपॉर्टेंस देखा जाए तो संवैधानिक रूप से मान्य है और इसमें वास्तविक शक्ति का प्रमुख केंद्र होता है वो कैबिनेट के भीतर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर प्रमुख शक्तियों का केंद्र कहां पर है, बोले कैबिनेट के पास होता है। क्लियर। अब इनकी अगर शक्तियां बतानी होंगी तो कार्यपालिका में क्या है, बोले प्रभावी रूप से मंत्रालयों का संचालन और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए ये आपकी कार्यपालिका की शक्ति। विधायी कोई विधेयक है प्रस्तुत करना है या पारित करवाना है, किसका दायित्व होता है, बोले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही होता है। वित्तीय कार्य में बोले जितना बजट है, जो बजट की तैयारी है, संसद में जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो पूरा कार्य भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नीतिगत स्तर पर जो पॉलिसी मेकिंग होती है राष्ट्रीय स्तर की, वो भी नीतिगत कार्य किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो मींस ये जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होती है। देखो भाई मंत्रिपरिषद के कार्य या शक्तियां अगर बतानी होंगी तो तुरंत आपको क्या करना है, फ्रेमिंग करनी है, 5 सेट में तोड़ना है तुरंत। और ये तो एकदम रट जाओ कतई। देखो राष्ट्रपति में भी देखा, प्रधानमंत्री में देखा, उपराष्ट्रपति में देखा, अब मंत्रिपरिषद में भी देख लिया। तो ये फ्रेमिंग, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मंत्रिपरिषद के कार्य या शक्तियों की चर्चा कीजिए, तुरंत एक फ्रेम बनाना है, कार्यपालिका शक्ति, फिर विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, नीतिगत शक्ति, सामूहिक उत्तरदायित्व। मल्टीपल डायमेंशन पर जब लिख लोगे ना वहां पर, तो फिर आपके पास एग्जामिनर के पास भी आ जाएगा, कई डायमेंशन पर डाइवर्सिटी दिखेगी आपके आंसर में और भिन्न भिन्न अप्रोच के साथ में आप क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स दे सकते हो यहां पर। ठीक है। चैलेंजेस जब बताने होंगे तो भैया मंत्रिपरिषद के समक्ष चुनौती क्या है, एक तो जो मंत्रालय होते हैं इनके बीच समन्वय की बहुत कमी दिखाई देती है। भाई एक मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय के बीच जब समन्वय नहीं होगा तो कोई पॉलिसी मेकिंग में अगर 2-4 मंत्रालय एक साथ समेटे जाएंगे, कोई पॉलिसी बनाई गई मान लीजिए, ठीक, जल विभाग के द्वारा ही कोई बनाई गई, ऐसी मान लो बनाई गई कि भैया यहाँ से रोड बननी है, रोड में क्या है नाली भी तो बननी होती है, तो जल विभाग से पूछा गया, जल मंत्रालय से पूछा गया, ठीक है, रोड वाले से पूछा गया, ठीक, एनवायरमेंट वाले से अगर पूछा गया, वहां पेड़ वेड़ है, तो इन सारे मंत्रालयों में अगर समन्वय नहीं होगा तो जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो क्या हो जाएगा, बोले वो क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। इस कारण से जो नीति होती है वो क्रियान्वयन क्या होता है उसका धीमा देखने को मिलता है और इसमें संसद भी आपकी जवाबदेह नजर नहीं आती है। हम यहां देख ही चुके हैं संसदीय उत्पादकता, जो संसद की प्रोडक्टिविटी है वो लगातार गिरती चली जा रही है, क्योंकि भैया संसद जवाबदेह नहीं हो रहा है, यहां पर जवाबदेहिता घट रही है, उत्पादकता गिर रही है और उसमें उत्पादकता गिरने के कारण भी है भाई बैठकों का कम होना, क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, अपराधीकरण बढ़ जाना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसकी उत्पादकता की जवाबदेहिता के घटने के कारण है। क्लियर। उसके बाद में गठबंधन सरकारों से जो निर्णय प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, वो धीमी देखने को मिलती है गठबंधन सरकारों के चलते। ठीक है। ये प्रमुख चुनौतियां हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इसमें जब सुधार करना है तो सीधी सी बात है मंत्रालयों की संख्या कम करो और उनको समेकित करो। मींस जरूरी नहीं है कि मंत्री बढ़ाओ मंत्रालय बढ़ाओ, मंत्रालयों को सीमित करते हुए आप क्या कर सकते हो, उनके बीच में सहयोग, उनको समेकित करते हुए बेहतर सहयोग स्थापित कर सकते हो। ऐसे एक हम लोगों के पास देखो पीएम गति शक्ति मॉडल है। पीएम गति शक्ति मॉडल में क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में सभी मंत्रालयों के बीच में सहयोग बना रहे ताकि इंफ्रा अवसंरचना के संदर्भ में, मंत्रालय के संदर्भ में जो भी आपकी समझिए नीतिगत स्तर पर जो आपका बैरियर लग जाते थे, उन बैरियर को खत्म करने के लिए ये एक बढ़िया उदाहरण है। आप समझ सकते हो, ऐसे ही आप मंत्रालय कम करके उनके बीच के समेकन किया जा सकता है, जो टकराव है उसको खत्म किया जा सकता है, एक बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। फिर मंत्रिपरिषद की जो पेशेवर क्षमता है इसको बढ़ाया जाए, इसमें विशेषज्ञ, जो विषय विशेषज्ञ मंत्री हैं इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए और कैबिनेट प्रणाली को संस्थागत बनाओ। भाई जो कैबिनेट की व्यवस्था की गई है इसको इंस्टीट्यूशनल दर्जा देना चाहिए, तभी आप जो है कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों को धरातल पर रख सकते हो और जो निर्णय होते हैं इनको आप सार्वजनिक रखो, सार्वजनिक करो। सार्वजनिक माध्यम से क्या होगा, जनता के माध्यम से जन भागीदारी भी बढ़ेगी इन पर, और जन भागीदारी बढ़ के ही हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भूमिका है या आपके मंत्रिपरिषद की भूमिका है इसको आप बढ़ा सकते हो, बेहतर कर सकते हो। ठीक है। अब देखो राज्य कार्यपालिका की लगे हाथ देख लेते हैं। देखो जब हमने केंद्रीय स्तर पर देख ली तो यहां पर पढ़ना नहीं है, बस समझ लेना है, सुन लेना है। जब केंद्रीय स्तर की राज्यपालिका देख ली, कार्यपालिका देख ली, तो राज्य की पढ़ेंगे नहीं कतई, वैसे एकदम करेंगे। यहां स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, जैसे वहां राष्ट्रपति है वैसे यहां राज्यपाल है, जैसे वहां प्रधानमंत्री है वैसे यहां मुख्यमंत्री है, जैसे वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वैसे यहां मुख्यमंत्री के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। राज्यपाल का स्ट्रक्चर यहां पर आर्टिकल 153 से 162। यहां पर राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन, बोले राज्यपाल। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन, बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह देने वाला कौन संस्था, बोले मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 163, 164। वैसे वहां पर क्या था, 74, 75। ठीक है। वैसे यहां पर केंद्रीय सचिवालय था, यहां पर राज्य सचिवालय है, जो प्रशासनिक कार्यों का वास्तविक क्रियान्वयन करने के लिए प्रमुख तंत्र है। ठीक है। बिल्कुल सारे कार्य जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका की तरह ही रहेंगे। तो ये कार्यपालिका वाला चैप्टर भी अपना हो गया खत्म। अब देखते हैं न्यायपालिका वाला। देखो भाई न्यायपालिका में बताना है तो पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देना है न्यायपालिका बेसिकली उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला उद्देश्य तो है संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यहां भी न्यायपालिका का एक रोल समझ लिया, अगर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका समझ ली, प्रश्न वहीं से बनता है, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका समझ ली तो जो आपकी उच्च न्यायालय है, जो सेशन कोर्ट या दीवानी न्यायालय है, ठीक है, यानी कि जो आपकी सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, अगर उसको भी और आपका हाई कोर्ट को, इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी अगर आपने ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट वाला मामला जो है उसको समझ लिया अच्छे से।
तो पहले तो ओवरऑल तरीके से तीनों का ही जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका पता होना चाहिए कि न्यायपालिका का दायित्व क्या होता है, कार्य क्या होता है। संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करती है नागरिकों के अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की रक्षक कौन है, बोले नागरिकों के अधिकारों की रक्षक भी न्यायपालिका है। कानून की व्याख्या करने का दायित्व भी किसके पास में होता है, न्यायपालिका के पास होता है। तो हमारी जुडिशरी का प्रमुख कार्य क्या है, एक तो हम सेपरेशन ऑफ पावर में समझ चुके हैं न्यायपालिका को, दूसरा न्यायपालिका को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी है, कानून की व्याख्याकार बनने हैं, ठीक है, कानून की सटीक व्याख्या करनी है निष्पक्ष होकर के। और ये सारे दायित्व अभी भी देखो, जनता को अगर सबसे ज्यादा भरोसा रहता है तो हमारी न्यायपालिका पर रहता है, क्योंकि भैया इसके दायित्व समझ लो, उत्तरदायित्व इसका क्या है, क्लियर। संविधान में कहां पर, बोले अब देखो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय पर लिखने को आए, चाहे उच्च न्यायालय पर, चाहे आपका अधीनस्थ न्यायालय पर, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं इन पर लिखने को आता है। अब इनके मामले में कभी भी लिखने को आए तो इंट्रोडक्शन में ये एकदम भूमिका रट कर जाना कि सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या है वो आर्टिकल 124 से 147 के अंतर्गत की गई है। संघ स्तर पर न्यायपालिका का प्रावधान है, हाई कोर्ट मींस राज्य स्तर पर जो न्यायपालिका है उसकी चर्चा आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 के तहत की गई है, क्लियर एकदम। फिर जो सेशन कोर्ट आपके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं या सिविल कोर्ट आती है, इसकी चर्चा आर्टिकल 233 से आर्टिकल 37 के बीच की गई है, जिला और निचली अदालत। अब ये देखो, ये पार्ट 5 का हिस्सा है, ये पार्ट 6 का हिस्सा है, ठीक है, क्लियर एकदम, स्पष्ट एकदम हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब न्यायालय की जो त्रिस्तरीय संरचना है इसको समझते हैं। त्रिस्तरीय मतलब क्या है, सबसे ऊपर कौन, बोले सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे राज्य में कौन, भिन्न भिन्न राज्यों में अनेक जो है न्यायालय आपकी रहती हैं, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं। सबसे नीचे, उसके नीचे रहती हैं जो सेशन कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय रहती हैं, इसमें सेशन कोर्ट भी रहती है, सिविल कोर्ट भी रहती है, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो बॉडी है वह है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है, लेकिन यह संस्थान के रूप में सर्वोच्च न्यायिक निकाय, क्योंकि अंतिम अपील कहां पर होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। इसके बाद अपील का एक और है चरण, कहां, दया याचिका, वो अपील नहीं है, दया याचिका है, ठीक है। अंतिम अपीलीट जो न्यायालय है कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसीलिए हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है और एकीकृत न्यायपालिका है। संघवाद के साथ हमने जो एकात्मक लक्षण देखा था, एकात्मक लक्षण में एक लक्षण, ये एकीकृत जो न्यायपालिका है ये एकात्मक लक्षण है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, ये संघात्मक लक्षण है, ठीक है, क्लियर एकदम। अब देखो, आते हैं अधिकार क्षेत्र पर, आते हैं, प्रश्न यहां पर ही पूछा जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र अगर पूछ लिए, समझ लिए, तो उसके बाद चाहे उच्च न्यायालय पर पूछे चाहे अधीनस्थ न्यायालय पर पूछे, ये अब नहीं पढ़ना है, एक को पढ़ लिया यहां पर, समझ लिया, वो अपने हाथ तैयार हो जाएगा। जैसे देखो, यहां पर जब अधिकार क्षेत्र की बात आएगी, ज्यूरिसडिक्शन पूछा जाएगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बताओ, तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो बात की जाती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, मूल जो आपका न्यायिक अधिकार होता है, मूल न्यायाधिकार क्षेत्र क्या है। इसमें आर्टिकल 131 की जैसे चर्चा की जाती है, जिसमें अगर संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए कोई मामले, केंद्र और राज्य का विवाद है, दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है, वो सारे मामलों की सुनवाई कहां हो सकती है, मात्र सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। देखो याद रखना, मूल न्यायाधिकार क्षेत्र जो है तो यहां उच्च न्यायालय के पास भी, लेकिन संघात्मक मामले, संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए मामले कौन सुन सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य मामले जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएंगे वो हाई कोर्ट भी सुन लेगा, बाकी ये सुन ही लेगा, लेकिन यहां थोड़ा स्पेशल है, तभी रुक कर बता दिया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, रिट, जो भी रिट आपकी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर दायर की जाती हैं, वो सारी कहां सुनी जाती हैं, आर्टिकल 32 के तहत। ऐसा ही अधिकार यहां पर आर्टिकल 226 में दिया गया है, ठीक है। सुनते चलो साथ साथ, अब इनकी चर्चा फिर नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां एक सीख लिया, न्यायाधिकार क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र अगर समझ लिए तो यहां हाईकोर्ट के और उसके अधीनस्थ न्यायालय के कठिनाई नहीं है कतई। फिर जो अपीली न्यायालय, समझो बात को, अपीली मतलब संवैधानिक मामलों में जब अपील करनी होती है तो आर्टिकल 133 है, ठीक, 32 है, सिविल मामले में 133 है, अब आपके क्रिमिनल मामले में करना है 134 है, ठीक है, क्लियर है। स्पेशल लीव पिटीशन के मामले में, मतलब किसी भी मामले में अपील करनी है तो आपका 136 कार्य करता है। याद रखो, एक सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अपीलीट न्यायालय है, अपीलीट न्यायालय है, मतलब अंतिम अपील कहां की जाती है, बोले सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। संवैधानिक मामले में अगर अपील करनी है तो कहां, किसके तहत जाओगे, आर्टिकल 132 के तहत जाओगे। देखो भैया, इसमें डैश देकर संवैधानिक मामलों में अपील, ठीक है, सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, किसी भी मामले में, मतलब स्पेशल लीव पिटीशन जिसे बोला जाता है, तो ऐसे डैश करके एरो देके आपको लिखना है जब भी इस पर पूछा जाए, पृथक प्रश्न बनाया जाए न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में, और साथ में आर्टिकल मेंशन करना है, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 जो आपका सिविल मामले में, आर्टिकल 134 क्रिमिनल मामले में, आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन के मामले में, ठीक है। नोट्स में भी इसको ऐड करते चलना। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आपका परामर्शदात्री, जैसे राष्ट्रपति अगर कोई भी परामर्श लेना चाहता है तो आर्टिकल 143, ठीक है, आर्टिकल 143 में इसकी चर्चा की गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को कोई परामर्श देना ही होता है, ठीक है। बाकी 143 बाध्य भी होता है, ठीक, समझ रहे हो। बाध्य किन मामलों में होता है, किन मामलों में नहीं होता है, ये भी क्लैरिटी की गई थी कि कुछ मामले हैं जिस पर बाध्य होता है और जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति यहां पर, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्य ही है, ठीक, एकदम स्पष्ट। आगे चलते हैं, आर्टिकल 129 में क्या कहा गया है,
यहां पर कहा जाता है कि एक अभिलेखी न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, मतलब जो भी पीछे न्यायिक कार्रवाइयां हो गई, न्याय निर्णय दे दिए, वो सब रिकॉर्ड के रूप में रहेंगे। और अगर भैया तुमने वो बातें नहीं मानी, कोई अगर मान लो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं मानी वो बात, तो तुम पर कार्रवाई होगी, न्यायिक अवमानना का केस लग सकता है। और ये चर्चा है आर्टिकल 129 में, ये इसका अधिकार क्षेत्र है सर्वोच्च न्यायालय का। 142 क्या है? ये 142 आपका कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 142 कहता है कि पूर्ण न्याय, संपूर्ण न्याय की बात की गई है यहां पर, कि भैया पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस की बात आपकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा वाला अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, और ये न्यायिक समीक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 137। याद रखो, ये सारे आर्टिकल्स जरूर याद कर लेने हैं, क्योंकि न्यायपालिका पर अगर लिखने के लिए आएगा, और देखो यहां इसलिए बताया, इसलिए समझा दिया है, ताकि यहां अगर एक बार समझा दिए हैं तो उच्च न्यायालय में ऐसे ही बिल्कुल कहां पर अपीली से संबंधित कौन से आर्टिकल्स हैं वो याद करके रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू को लेकर के परामर्शदात्री के रूप में, और उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सारे जितने भी आपको यहां पहलू बताए गए हैं कि न्यायाधिकार क्षेत्र में कैसे लिखना है, और इसके बाद विशेषताएं जब बताओ तो संविधान का रक्षक, वही सारी बातें जो बताई हैं, राज्य और केंद्र के विवादों का निपटारा, मतलब जो आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक जो यानी कि रिट्स वगैरह आर्टिकल 32, राष्ट्रपति को सलाह 143, तो ये सारे जो है विशेषताएं हैं। क्लियर? ये सारी विशेषताएं हैं सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। ऐसे ही दूसरे स्तर पर है आपका उच्च न्यायालय। हर राज्य में एक न्यायालय होता है उच्च न्यायालय, या फिर कहीं कहीं एक से अधिक राज्यों के मामले भी एक उच्च न्यायालय देखता है, ठीक है। तो पीटी के स्तर की जानकारी है सारी। मूल रूप से देखो, अपीली और परीक्षी मौलिक मामले भी देखता है, अपीली मामले भी देखता है, पर्यवेक्षी मामले भी देखता है। निचली अदालतों से अपील करनी है तो क्या होता है, लोग हाईकोर्ट आ जाते हैं। रिट है बोले 226 के तहत, ठीक है। कानूनों की व्याख्या करने का दायित्व भी हाईकोर्ट के पास में रहता है। अधीनस्थ न्यायालय, जो देखो सत्र न्यायालय होता है, सिविल न्यायालय, सिविल मामले जितने होते हैं वो सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं, और जो आपके आपराधिक मामले होते हैं वो सेशन कोर्ट में सुने जाते हैं। क्लियर एकदम है? अब राजस्व मामले भी सुने जाते हैं आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक। अब न्यायपालिका की जमीनी स्तर पर जो भी होती है समझ, वो सेशन कोर्ट या आपके सिविल कोर्ट में देखी जाती है। क्लियर? अब इसके बाद जो अपील की जाएगी हाई कोर्ट में जाएगा, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है। स्पष्ट हो गया एकदम? न्यायिक जो भूमिका है वो क्लियर हो गई। अब न्यायपालिका की विशेषताएं अगर बतानी होंगी, देखो एक एक करके विशेषता समझते हैं। पहली विशेषता है एकीकृत न्याय प्रणाली। देखो भैया, एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब है केंद्र से गांव तक एक ही न्यायिक संरचना दिखाई देती है। जैसे केंद्र से आप चले जाओ नीचे तक, ठीक है, वो पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे आपका सेशन कोर्ट, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे अल्टरनेटिव आपकी कोर्ट्स निर्धारित की गई, जैसे ग्राम न्यायालय है आपका, ठीक है, लोक अदालत है। ये सब क्या है, ग्रामीण स्तर तक एक ही न्याय संरचना, न्याय श्रृंखला दिखाई देती है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है भैया। हमारे यहाँ पर जो संघीय ढांचा है, इसको संघीय ढांचे को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमने स्वतंत्र न्यायपालिका को रखा हुआ है, स्थापित किया हुआ है, ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा, ये प्रमुख विशेषताएं हैं। जुडिशियल रिव्यू देखा था ना आर्टिकल 137, इसमें संविधान के उल्लंघन के मामले में कानून रद्द करने का अधिकार भी रखा है जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू को बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। न्यायिक समीक्षा को आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रख लिया गया है कि इसको नहीं छीन सकते हो आप। फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है, आर्टिकल 32, 226 आप चर्चा कर सकते हो। जन सुलभ न्याय मींस लोक अदालत है, ग्राम न्यायालय है, इन सब के माध्यम से जनता तक बहुत सुलभ तरीके से न्याय पहुंचाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सारी विशेषताएं हैं न्यायपालिका की हमारी। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं समझो। न्यायपालिका स्वतंत्र कब रहेगी? जब उसको कुछ गारंटी दी जाएगी। तो हमारे संविधान में क्या ऐसी कुछ गारंटी दी गई है? बोले बिल्कुल दी गई है। कौन सी? बोले सबसे पहली गारंटी तो है नियुक्ति और पद को लेकर के, हटाने को लेकर विशेष विशेषता की गई। क्या? कि इस पर जो महाभियोग लगाया जाएगा, उस महाभियोग को भी बिल्कुल वही वैसे ही कठिन रखा गया है जैसे राष्ट्रपति पर रखा गया है। तो न्यायपालिका को जब हटाने का ही प्रावधान कठिन कर दिया जाएगा, तो वो स्वतंत्र फ्री होकर के कार्य कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। तो पहली ये गारंटी समझ में आई कि स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के जो उपाय किए गए हैं उसमें कैसे लिखना है आपको। दूसरा, जो वेतन सेवा शर्तें हैं, अब कल को उठाकर के कभी भी संसद उठाकर अगर खत्म कर दे, मान लो डर ही बना रहे, तो कैसे निष्पक्ष होकर कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे प्रावधान है कि संचित निधि पर भारित ही होता है वेतन शर्त वगैरह, सेवा शर्त, और संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है उसको कम नहीं कभी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है या उतना ही रखा जा सकता है, ठीक है। ये तो क्लैरिटी है ना। और उसके बाद बताना है कि कार्यपालिका का कोई दबाव किसके? न्यायपालिका के ऊपर नहीं रहता है। कैसे? देखो इसको अभी हम लोग देखेंगे कोलेजियन सिस्टम के माध्यम से। कार्यपालिका में समझो, यहां पर पहले क्या होता था, कोलेजियल सिस्टम, शुरुआती व्यवस्था जो की गई उसमें राष्ट्रपति के अनुसार ही न्यायपालिका जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति की जाती थी या ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन फिर आगे जब अन्य केस आए, जैसे सेकंड जजेस केस आए, थर्ड जजेस केस आए, कोलेजियल सिस्टम आ गया, फिर बोल दिया गया भैया अब कार्यपालिका की यहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा, न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं। तो बोले न्यायपालिका के मामले में कार्यपालिका का हस्तक्षेप या दबाव यहां से खत्म कर दिया गया। बेसिकली ये सेपरेशन ऑफ पावर के तहत न्यायपालिका देखती है, और कार्यपालिका यहां पर देखती है
कि न्यायालय में जो आपकी पारदर्शिता की कमी के रूप में देखती है। ठीक है, दोनों में एक अलग टकराहट है यहाँ पर, वो भी हम लोग अभी समझते हैं। अब उच्च न्यायालय में आते हैं। देखो उच्च न्यायालय क्या है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय समझा, वैसे ही राज्य की जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो उच्च न्यायालय है। इसमें भी मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा, जिनकी संख्या निर्धारित की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योग्यताएं, या तो हाई कोर्ट में 10 साल से अधिवक्ता होना चाहिए, या 10 वर्ष तक जिला न्यायाधीश रहना चाहिए, और 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाता है। देखो भैया, ये तो है पीटी स्तर वाली जानकारी है, बस एक जानकारी के तौर पर होनी चाहिए अपने पास में। परामर्श, देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये जो है नियुक्ति प्रक्रिया किसके? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, यदि आवश्यक हो तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पश्चात ही, परामर्श के पश्चात ही इनकी नियुक्ति की जाती है। अधिकार क्षेत्र देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही अधिकार क्षेत्र हैं। कैसे? पहला देखो मौलिक अधिकार क्षेत्र है, जहां पर कुछ मामलों में सीधे हाई कोर्ट से याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। उदाहरण के तौर पर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, विवाद संबंधी कोई विवाद है, निर्वाचन याचिकाएं हैं, इन मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसके आधार पर भी हाई कोर्ट आपका कार्रवाई कर सकता है। अपीलीय अधिकार, बिल्कुल है भैया, निचली अदालत से ऊपर आना है, आपको अपील करनी है तो हाई कोर्ट ही जाओगे। रिट, बोले आर्टिकल 226 कहता है कि रिट, आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए आप सीधे डायरेक्ट कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल कौन सा है? 226। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल कौन सा है? 32। पर्यवेक्षणी मींस आर्टिकल 227 के तहत राज्य की सभी अधीनस्थ जो अदालत है, इनकी कार्रवाई की निगरानी कौन करता है? पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कौन कर रहा है? बोले हाई कोर्ट काम करता है। इनका प्रशासनिक पूरा दायित्व किसके ऊपर होता है? सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट का? बोले हाई कोर्ट के ऊपर होता है। सलाहकारी, जैसे वहां पर सलाहकारिता थी, राष्ट्रपति को सलाह देता है, वैसे राज्यपाल अगर परामर्श मांगता है तो आपका हाई कोर्ट सलाह देता है। ठीक है, क्लियर है एकदम। महत्व बताना होगा, क्या है? संविधान सर्वोच्च है, संघीय संतुलन बनाकर रखा गया है, न्यायिक सुलभता है, न्यायिक प्रणाली की रीढ़ है। अब ये महत्व वही है जो सुप्रीम कोर्ट के, तो बार बार रिपीट करने का क्या फायदा है। अब पूरी न्याय व्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखो हमारी जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका, इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, ये एक साथ ओवरऑल तरीके से देखते हैं। पहली चुनौती है न्यायाधीशों की कमी। यहां आपको डेटा बताना है कि 40% तक पद जो है अभी रिक्त पड़े हुए हैं। अब ये रिक्त पड़े हैं, इनको कैसे, सुझाव भी लगातार यहीं के देखते चलो। यहां सुझाव आप दे सकते हो, जो कॉलेजियल सिस्टम है, अब इस कॉलेजियल सिस्टम के माध्यम से आप तीव्रता, विस्तार कर सकते हो इसका। आप भर्ती बढ़ाओ, न्यायाधीशों की जो संख्या कम पड़ रही है, इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर, पहला सुझाव दिया, कमी बताई, कमी के साथ सुझाव बताया। मुकदमे बहुत समय लंबित पड़े हुए हैं। देखो भैया, मुकदमे जो लंबित पड़े हुए हैं, इसको कैसे सुधारा जाए? पेंडिंग मामले हैं, हमने समझा था पहले ही, पेंडिंग मामले, जब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समझा था, तो पेंडिंग मामलों का बोझ कैसे खत्म कर सकते हैं? ऐसे खत्म कर सकते हैं, या तो आप ई कोर्ट्स वगैरह चलाओ, ठीक है, ई कोर्ट्स चला सकते हो, या फिर आप बहुत सारे एडीआर हैं, जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाली जो प्रणालियां हैं, उनको लागू करो, लोक अदालतों के माध्यम से, ग्राम अदालतों के माध्यम से। ये सारे उपाय हैं, बहुत सारे अधिकरण हैं, आप बना सकते हो। इस सारे माध्यमों से आप जो लंबित है, बोझ है, जो मुकदमों का बोझ पड़ा हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सेशन कोर्ट के ऊपर, वो आप कम कर सकते हो एक हद तक। ठीक है, ये सुझाव दिया जा सकता है। पहला, न्यायाधीशों की कमी कैसे दूर होगी, मुकदमों के मामले जो लंबित पड़े हुए ये कैसे दूर हो सकते हैं, ये क्लियर हुआ। तीसरा, जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुधारा जा सकता है। देखो अभी भी देख लो, उत्तर प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, 4 हाई कोर्ट्स कम से कम बनाओ भैया, इतना बड़ा क्षेत्र है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे की जो कमी है, इसको सुधारना आवश्यक है। फिर जो राजनीतिक दबाव है, न्यायिक स्वतंत्रता का खतरा है। देखो भाई, न्यायिक स्वतंत्रता का खतरा मतलब जो पारदर्शिता या भ्रष्टाचार की जो दिक्कतें देखी जाती है ना, पारदर्शिता की कमी या भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें है क्या, समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं। देखो न्यायपालिका में पता ही है ना कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नेपोटिज्म बढ़ रहा है तो इसके चलते जो पारदर्शिता है वो कम होती है, वो कम होती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक है, अभी एक देखा होगा, न्यायाधीश के घर में बहुत सारा पैसा जिसको जला दिया गया, जलाकर उनका क्या हुआ, केवल ट्रांसफर कर दिया गया। कहां भेज दिए गए? इलाहाबाद भेज दिए गए, यहां से हटा करके। ठीक है, तो बोले इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका को संरक्षित कर रही है। इसमें सुझाव देना है तो सुझाव में बताओ भैया, क्या बताओ कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक एक्ट लाना चाहिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट लेकर आओ। एक ये सुझाव दिया जा सकता है। एक सुझाव दिया जा सकता है कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें जवाबदेहिता या पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है तो उसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है, न्यायाधीशों को स्वतः से ही बताना पड़ेगा। ठीक है, स्वतः से आगे आकर के अपने बारे में अपना ब्यौरा जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। ये सारे कुछ प्रावधान हैं जिनको अगर अपनाया जाए तो वहां पर बढ़ता भ्रष्टाचार और जो आपकी पारदर्शिता कम हो रही है, इसको साधा जा सकता है। ठीक है, इसको साधने के साथ एक और है, जैसे एनजेएसी था, एनजेएसी को तो असंवैधानिक दर्ज जो है कह दिया गया, भैया ये असंवैधानिक है, लेकिन इसमें कुछ सुधार करके दोबारा से ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि न्यायपालिका और आपका विधायिका में एक संतुलन स्थापित हो सके। ठीक है, न्यायपालिका जो है न्यायिक निरंकुशता से बचा जा सके, जो जुडिशियल ओवररीच की समस्या है उसको खत्म किया जा सके। अब इसमें एक कॉलेजियल सिस्टम जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको विस्तार करने की आवश्यकता है। कॉलेजियल सिस्टम की थोड़ी कहानी समझ लो, हुआ क्या था। कॉलेजियल सिस्टम के विकास पर ही प्रश्न बना दिया अगर, तो शुरुआती दौर में हम 3 मामलों के रूप में 3 जजेस मामले हुए, 3 जजेस मामले
मामले हुए। 3 जजेस मामले के रूप में कोलेजियल प्रणाली विकसित हुई। बेसिकली न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, बिना विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप के कार्य कर सके, इस संदर्भ में आपकी कोलेजियल प्रणाली को आज के समय देखने की आवश्यकता है। और इसके चलते जो पहला न्यायाधीश फर्स्ट जजेस केस हुआ, इसमें कहा गया कि भैया जो कंसल्टेशन का अर्थ होता है केवल सलाह होता है। मींस जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, जज महोदय सीजेआई हैं, जो भी सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, वो बाध्यकारी नहीं है। क्या कहा गया पहले फर्स्ट जजेस केस में? याद रखना, फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि जो प्रेसिडेंट को सलाह दी जाएगी वो सलाह बाध्यकारी नहीं रहेगी, प्रेसिडेंट महोदय का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, समझे? तो यहां पर न्यायपालिका कमजोर नजर आती है, कार्यपालिका को मजबूत किया गया। लेकिन जैसे ही सेकंड जजेस मामला आएगा, क्योंकि हवा के अनुसार ही निर्णय दिए जाते हैं, सेकंड जजेस में अपने ही मामले को ओवर रूल कर दिया। जो पहला मामला हुआ, पहला फर्स्ट जजेस केस हुआ, अपने ही मामले को ओवर रूल कर दिया और बोल दिया गया कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो कोलेजियम सिफारिश पर होगी, और जो भैया सीजीआई के द्वारा यहां सलाह कंसल्टेट किया जाएगा वो आपके लिए मान्य होगी, बाध्यकारी होगी। ठीक है, तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का अब नहीं रहेगा, किसका रहेगा? वही जो कोलेजियल के माध्यम से आपको सलाह दी जाएगी, सीजेआई प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। यहां पर कोलेजियम व्यवस्था जो की गई थी, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठ उसके न्यायाधीश, ये रखे गए थे कोलेजियम प्रणाली में। क्लियर एकदम? ये सेकंड जजेस केस था। फिर आया थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस में कहा गया कि कोलेजियम की संरचना को और स्पष्ट करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आपके जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति करनी होगी, तो वहां एक सीजीआई रहेगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। मींस सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश यहां शामिल कर लिए गए। वहीं जब हाई कोर्ट की बात की गई, तो हाई कोर्ट में राष्ट्रपति जब नियुक्त करेंगे तो उसमें सीजीआई रहेंगे प्लस 2 वरिष्ठ आपके न्यायाधीश रहेंगे, प्लस उस संबंधित जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? एकदम स्पष्टता है। कोलेजियल सिस्टम में एकदम स्पष्टता, क्लैरिटी रखनी है। पहला जजेस केस हुआ, इसमें भैया बोल दिया जो सहमति हम दे रहे हैं ना वो बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति जी आप अपना निर्णय अंतिम लीजिए, जिसको लिखना है और रखिए। जैसे इसमें हुआ भी, मामला क्या हुआ, जब ट्रांसफर किया गया था ना, जब ट्रांसफर किया गया था आपातकाल के समय, इंदिरा गांधी के समय, तो आपातकाल के समय धड़ाधड़ 50 जजों को उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये मामला उठाया गया, बोले ठीक है राष्ट्रपति का ही निर्णय अंतिम होता है। फिर आया दूसरा, ठीक है, 1993 में जब भैया देखो आपातकाल लगा, उसके 81 का केस है ये, 81 के केस में फर्स्ट जजेस केस में ये निर्णय दे दिया गया, क्योंकि उसमें भयंकर बहुमत की सरकार थी केंद्र में। ठीक, क्योंकि यहाँ डर था भैया न्यायाधीशों को भी तो महाभियोग का। तो क्लियर है एकदम? तो यहाँ तो निर्णय ऐसा आ गया, पक्ष में आ गया सरकार के। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सरकार कमजोर हुई, गठबंधन की सरकार आई, सेकंड जजेस केस हुआ। सेकंड जजेस केस में बोले ऐसे कैसे नहीं, न्यायालय की स्वतंत्रता बाधित हो रही है इससे। ठीक है, कार्यपालिका का या विधायिका का हस्तक्षेप बढ़ रहा है इनके क्षेत्र में, तो सेपरेशन ऑफ पावर भूल गए, तो उस आधार पर यह निर्णय आ गया। फिर बोले थोड़ा और विस्तार करते हैं, तो विस्तार करते हुए सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हो गया, और हाईकोर्ट के मामले में क्लियर हो गया होगा। कोलेजियल सिस्टम से लाभ क्या है? तो जुडिशरी क्या कहती है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहेगी, कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे, जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि कर सकेंगे, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप से भी सुरक्षा दे सकते हैं। साथ ही साथ जो योग्यता है न्यायिक परंपरा के आधार पर चयन हो सकता है। ठीक है, न्यायिक परंपरा के आधार पर देख ही रहे हो जो अंकल सिंड्रोम बना हुआ है, मींस जो नेपोटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये नेपोटिज्म पर बोलना अभी के समय देखो, एक केस हुआ था जब एनसीईआरटी में न्यायालय में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के एक चैप्टर डाला गया। अब वो चैप्टर क्या हुआ, किसी एनसीईआरटी पर, यहां पर क्या हुआ, एनसीईआरटी को आदेश आ गया, सीधे क्या हुआ, न्यायालय का आदेश आ गया कि ये भ्रष्टाचार वाला जो है आप क्यों डाल रहे हो भैया एनसीईआरटी में, इससे क्या आप बताना चाहते हो, तो तुरंत हटाना पड़ गया एनसीईआरटी को सफाई देकर के। ठीक है, तो इस स्तर पर देख लो आप, चीजें अभी तक न्यायपालिका में हमारी फैली हुई हैं कि योग्यता और न्यायिक परंपरा के आधार पर जो बोल रहे हैं चयन होता है, ये क्लियर हो गया होगा। संविधान, हालांकि अभी तो विशेषताएं देखनी है, विशेषताएं बतानी है, वो तो चैलेंज है, समस्याएं हैं। फिर उसके बाद संविधान की भावनाओं के अनुरूप चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था, क्योंकि चेक एंड बैलेंस मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। समस्याएं क्या है? समस्याएं पहली वही पारदर्शिता की, जो आपकी चयन प्रक्रिया है गोपनीय रखी जाती है, जिससे जो जवाबदेहिता है उसका अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश ही न्यायाधीश की, ऐसा विश्व में कहीं पर नहीं है जहां पर न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो अंकल सिंड्रोम है ना, जो नेपोटिज्म है, इसी कारण से बढ़ा हुआ है। फिर विविधता की कमी, सीधी सी बात है, विविधता में देखा जाए तो ना तो वंचित वर्ग ना आपकी महिलाएं, 13% के आसपास, डेटा अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में मात्र 13% के आसपास ही हैं जो न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, इतने प्रगतिशील संस्थान में ये आंकड़े अगर देखने को मिलेंगे तो ये चिंता का विषय है। फिर न्यायिक वंशवाद, जो वंशवाद मतलब नियुक्तियां न्यायाधीश के
उसके परिजनों तक ही सीमित रह जाती हैं, वही अंकल सिंड्रोम जो बना हुआ है। तो अब इसमें सुधार कैसे होता है? सुधार कैसे हो सकता है? एक तो चयन प्रक्रिया जो है इसको सार्वजनिक करो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाओ, ठीक है। उसके बाद में जो न्यायिक नियुक्ति है इसके लिए कमीशन का गठन करना चाहिए, जैसे एनजेएसी आया था। अब एनजेएसी के आधार पर मान लो एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करते हुए हम सुधार कर सकते हैं, नियुक्ति आयोग को सुधार सकते हैं। जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है या वंचित वर्गों का रिप्रेजेंटेशन है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। नियुक्ति प्रक्रिया है इसको डिजिटल बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। जो आपका और सुधार हो सकते हैं जैसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग जैसी चीजें हैं, जिससे बढ़े भ्रष्टाचार, जो आपकी पारदर्शिता का अभाव है, इनसे बचा जा सकता है। न्यायाधीशों के जो आचरण है इसको लेकर एक स्वतंत्र निकाय बने, ताकि न्यायाधीशों के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है उन पर कार्रवाई हो सके, त्वरित ठोस कार्रवाई की जाए। तभी जो जनता के बीच में न्यायालय को लेकर के जो एक मनोवृत्ति बनी हुई है, वो मनोवृत्ति तभी और मजबूत होगी, ठीक है, सकारात्मक बनाई जा सकती है, जब न्यायाधीशों के आचरण पर भी स्वतंत्र निकाय बनाया जाए, और यदि कोई बुरे आचरण में पाया जाता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तभी इसमें सुधार हो सकता है, ठीक है, न्यायपालिका में। क्लियर हो गया एकदम? अब लास्ट है टॉपिक राजनीतिक दबाव का। देखो भाई, राजनीतिक दबाव में क्या है? पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इसका संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान नहीं है, कोई इसके अनुच्छेद नहीं इसको लेकर के। केवल भाग 12 जो है, जहां पर चुनावी आप इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, इसमें आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक चुनाव के संचालन की व्यवस्था से जुड़े हुए, जिसमें राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख तत्व होते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो बेसिकली चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं। बस इतनी चर्चा हमारे संविधान में मिलती है, ठीक है। अब इनका रोल क्या है, क्या रोल हो सकता है, बताओ भाई पॉलिटिकल पार्टी का? पहला तो जनमत निर्माण करना, जैसे दल जो होते हैं जनता के विचारों से नीति के रूप में संगठित करते हैं। बहुत सारे दबाव समूह हैं जो आगे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो है डेवलप हो गए। उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी, इसने मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के माध्यम से ये एक दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करती थी, और एक आगे पॉलिटिकल पार्टी बन गई। शिवसेना भी इसी तरीके की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, एक प्रेशर ग्रुप के बाद में चर्चा में आई, ठीक है। तो ये प्रमुख आपके जनमत निर्माण के माध्यम से कैसे ये प्रमुख रोल निभाते हैं, ठीक है। पहले जनमत निर्माण करते हैं, उसके बाद एक राजनीतिक दल के रूप में आ जाते हैं। फिर पॉलिसी मेकिंग का कार्य भी यहीं से होता है। शासन व्यवस्था का संचालन, मींस जो बहुमत में सरकार आती है वही शासन व्यवस्था को आगे सुचारू रूप से संचालित करती है। रिप्रेजेंटेशन, देखा जाए तो सभी पार्टी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के आती हैं, सत्ता में आती हैं, तो सभी भिन्न भिन्न जो आपके समुदाय हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से करते हैं लोग, ठीक है। क्लियर है एकदम? वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भारत में 250 से ज्यादा पंजीकृत, 250 से ज्यादा ऐसे हैं रजिस्टर्ड जो आपकी पार्टियां हैं, जिसमें 7 आपकी राष्ट्रीय पार्टी हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 57 आपकी राज्य स्तर के दल मौजूद हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान स्थिति है। चुनौती वही, चैलेंज क्या हो सकते हैं? पहला चैलेंज है कि पार्टियों के भीतर ही आंतरिक लोकतंत्र की कमी दिखाई देती है। कैसे लोकतंत्र? बोले राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, वंशवाद की परंपरा चलती चली आ रही है, बोलते नहीं है, परिवारवाद जो बढ़ा हुआ, इसी परिवारवाद के आधार पर ही तो कांग्रेस का पतन हो गया। तो बोले एक तो पहली समस्या ये है, और वो जिस पर पतन हुआ वहां भी यही समस्याएं देखने को मिल रही हैं। फिर धनबल और बाहुबल, धनबल और बाहुबल के चलते राजनीति का अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। आज के समय 40% 45% आपके सांसद या विधायक ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। फिर आइडियोलॉजी के स्तर पर, बोले आइडियोलॉजी के स्तर पर तब के जैसी राजनीति में आज स्पष्टता नहीं रही है कि जिस आइडियोलॉजी से थे उसी आइडियोलॉजी पर बने रहना है। आज के समय एक पार्टी में मतलब सत्ता परिवर्तन दल बदल करते हुए देर ही नहीं लगती है। इतनी अनस्टेबिलिटी आ गई है पॉलिटिकल कि भैया आज किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में, मींस समझ रहे हो, थाली का बैंगन, ये स्थिति हो चुकी है। फिर जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी का अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आचार संहिता का उल्लंघन, ये सब तो बहुत जेनेरिक पॉइंट है, ये लिख ही लोगे। सुधार के तौर पर क्या बताना है? देखो, सुधार के तौर पर जो क्राउड फंडिंग होती है या राजनीतिक जो चंदा होता है, इसमें पारदर्शिता। अभी जब ये सामने आया था तो पता चला था बहुत सी पार्टियां थी, बहुत सी पार्टियों को जो भी फंडिंग की गई, उन फंडिंग करने वाले जो भी संगठन थे, प्राइवेट सेक्टर थे या जो भी संस्थाएं थी, उनको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया गया। इसलिए बोला जाता है क्रॉनी कैपिटलिज्म। यहां पर ही एक शब्द आता है क्रॉनी कैपिटलिज्म का, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो ये राजनीतिक चंदे में हम कह सकते हैं कि थोड़ी पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, और यहां पर इलेक्शन कमीशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे राजनीति, चाहे आपका अपराधीकरण, जो आपका सत्ता का अपराधीकरण हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसमें प्रक्रियागत अगर सुधार नहीं किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो भैया ये सुधार नहीं हो सकता है। चुनाव को लेकर के जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, उनकी रिकमेंडेशन बताओ। वेंकट चलैया आयोग है, उन्होंने चुनावी स्वतंत्रता को लेकर के जो सुधार बताए, वो सुधार आप सुझा सकते हो। यहां पर विचारधारा को लेकर के राजनीति को प्रोत्साहन देना चाहिए, यहां पर नैतिक डायमेंशन पर यानी कि एथिकल डायमेंशन पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी पर रह करके ही जो सत्ता है, सत्ता में रह सकता है या राजनीति कर सकता है, ठीक है। राज्य के द्वारा यहां आंशिक वित्त पोषण की आवश्यकता है, और ये इंद्रजीत गुप्ता ने भी
इस पॉइंट को सुझाया था इस कमिटी ने, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने, ठीक है, चुनावी सुधार के लिए जो समिति आई थी। साथ ही साथ जैसे लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट है, इसको आप कोट कर सकते हो, बता सकते हो कि राजनीतिक दलों में जो पारदर्शिता है इसको अनिवार्यता स्थापित करने के लिए कौन सी सिफारिशें की गई हैं। लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट बताओ, वेंकट चलैया समिति के बारे में बताओ, इंद्रजीत गुप्ता समिति, इनकी सिफारिशें बताओ। ये सारे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी कमिटीज हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए जिसको आप कोट कर सकते हो और सुधार के तौर पर अपने सुधार की बिंदुओं को महत्वपूर्ण और बना सकते हो। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो ये एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। अब एक लास्ट रह जाएगा इसके बाद लेक्चर पॉलिटी का, जिसमें हम लोग देखेंगे पीआरए है, जैसे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, इसको देखेंगे। उसमें ही कई सारे संवैधानिक आयोग हैं, उन संवैधानिक आयोगों को देख लेंगे, फिर पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा अपना कंप्लीट। ठीक है, तो बढ़िया से एकदम रिवीजन करते रहो, धुआंधार रिवीजन चल रहा है एकदम, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। फिर पेपर 3 भी करेंगे और पेपर 2 में भी और भी बचे हुए पार्ट करेंगे, सारा कंप्लीट होगा। आराम से बढ़िया से करते रहो रिवीजन और मस्त एकदम फीडबैक देते रहा करो अपना। धन्यवाद।